ये वर्डप्रेस ट्यूटोरियल है जिसकी आपको किसी भी वेबसाइट बनाने में वर्डप्रेस यूज करने के दौरान जरूरत पड़ेगी। वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने का एक फेमस तरीका है। इसका यूज मर्सिडीज बेंज, कैटी पेरी, उसेन बोल्ट और यहाँ तक कि व्हाइट हाउस जैसे पॉपुलर ब्रांड भी करते हैं। और इस वीडियो के लास्ट तक आप भी वर्डप्रेस का यूज करके इनमें से कोई भी वेबसाइट खुद बनाने में कामयाब हो जाएंगे। हो सकता है कि आप अपने बिजनेस के लिए एक वेबसाइट, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट, शादी के लिए वेबसाइट या फिर एक हेल्थ कोच वेबसाइट बनाना चाहते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इन सभी को बनाने में कामयाब होंगे और इन्हें बनाना बेहद ही आसान है और मजेदार भी होगा। हम 4 इजी स्टेप्स में एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना सीखेंगे। इन स्टेप्स को कोई भी फॉलो कर सकता है, चाहे फिर आपके पास जीरो एक्सपीरियंस ही क्यों ना हो। यहाँ हम सबसे फेमस पेज बिल्डर एलिमेंटोर का यूज करेंगे, जो हमें ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करके अपनी वेबसाइट को विजुअली बनाने की परमिशन देगा और हमें कोड की एक भी लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन की गई हजारों वेबसाइट टेम्पलेट्स तक फ्री एक्सेस कैसे पाएं, जिन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हैं। हम अपनी वेबसाइट बनाने के लिए सिर्फ फ्री टूल का ही यूज करेंगे, इसलिए हमारा सिर्फ होस्टिंग में ही खर्चा होगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कम से कम में आप सबसे अच्छी होस्टिंग पा सकते हैं, वो भी $2.49 पर मंथ में। अब ये एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है जिसे आपके फॉलो करने और जितनी जल्दी हो सके सीखने के लिए डिजाइन किया गया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बार कहा था कि मुझे बताओ और मैं भूल जाऊंगा, मुझे सिखाओ और मैं याद रखूंगा, मुझे शामिल करो और मैं सीख जाऊंगा। इसलिए अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं तो इस ट्यूटोरियल में शामिल होना और पार्टिसिपेट करना ना भूलें। मैं वादा करता हूं कि ये आपके टाइम के लिए काफी प्रॉफिटेबल साबित होगा। आप भी ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि वर्डप्रेस पर एक शानदार वेबसाइट बनाना कितना आसान है। इसे आपके लिए और आसान बनाने के लिए और प्रोग्रेस पर नजर रखने के लिए मैंने सभी स्टेप्स की एक चेकलिस्ट बनाई है और हर एक स्टेप वीडियो के स्पेसिफिक पार्ट से भी जुड़ा हुआ है। आप इस चेकलिस्ट को नीचे दी गए वीडियो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने में काफी टाइम लगा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं कि आखिर ये बन गई है। अगर आप भी मेरी तरह इसे शुरू करने में काफी इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए लाइक बटन पर क्लिक करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। ऑलराइट, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि हम 4 इजी स्टेप्स में अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना सीखेंगे, तो ये चारों स्टेप्स वीडियो के मेन चैप्टर्स होंगे और भी डिटेल के साथ इन स्टेप्स को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसलिए अगर आप किसी खास हिस्से की तलाश में हैं तो आप वहां जा सकते हैं और फिर जिस भी पार्ट को ढूंढ रहे हैं उस पर जा सकते हैं। तो पहला स्टेप होस्टिंग और हमारा डोमेन लेना होगा। अगर आप नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है तो फिक्र ना करें, मैं इसे 1 मिनट में समझा दूंगा। दूसरा स्टेप है वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, क्योंकि हम वर्डप्रेस पर अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं। अब तीसरे स्टेप में हम एक थीम इंस्टॉल करेंगे और फिर एक पेज बिल्डर एस्टैब्लिश करेंगे जो हमें अपनी वेबसाइट को विजुअली बनाने के लिए अलाउ करेगा, जिससे सब कुछ 100 टाइम्स आसान हो जाएगा। अब चौथे और आखिरी स्टेप में हम सीखेंगे कि हमारी वेबसाइट के हर एक पार्ट को कैसे कस्टमाइज किया जाता है। तो चलिए फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हैं, जो कि है होस्टिंग और डोमेन पाने का। अब डोमेन क्या है और होस्टिंग क्या है? तो डोमेन आपकी वेबसाइट का नाम है, ये yoursname.com, yourbusinessname.com, yourbusinessname.net कुछ भी हो सकता है। जब तक आप चाहें तब तक ये अवेलेबल है। और फिर होस्टिंग क्या है? तो होस्टिंग सिर्फ एक सर्वर है जो 24/7 चलता रहता है। यहाँ आपकी सभी वेबसाइट फाइल स्टोर की जाएगी। तो यहाँ आपके इमेजेस, आपका टेक्स्ट, आपका डिजाइन, सब कुछ। इसे 24/7 चलाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे विजिटर्स जब चाहें हमारी वेबसाइट तक पहुंच सकें, यानी 24/7। अब यहाँ सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग होस्टिंग प्रोवाइडर हैं और ये सभी लगभग एक ही काम करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ उन्हें दूसरों के कंपैरिजन में बेहतर बनाते हैं। अब मैंने कई अलग अलग होस्टिंग प्रोवाइडर लेने की कोशिश की है और जिसके साथ मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो यही होस्टिंगर है। मैं बहुत लंबे समय से होस्टिंगर का यूज कर रहा हूँ और मुझे कभी कोई शिकायत या प्रॉब्लम नहीं हुई है, इसलिए इस वीडियो में मुझे इसे आपको रेकमेंड करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे होस्टिंगर प्रोवाइडर का यूज करना चाहते हैं या आपके पास पहले से ही है तो ये भी ठीक है। इस केस में हम उस पार्ट पर जाना चाहेंगे जहां से हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड में शुरू करते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग पार्ट शायद आपके लिए रेलेवेंट नहीं होगा। अगर आपके पास अभी तक कोई भी होस्टिंग प्रोवाइडर नहीं है तो मैं होस्टिंगर के साथ काम करने के लिए रेकमेंड करूंगा और मैं कहने में भी काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं कि आप इससे खुश होंगे। अब मैं होस्टिंगर के लिए एफिलिएट हूं, इसलिए जब आप मेरे लिंक के थ्रू साइन अप करेंगे तो मुझे कमीशन मिलेगी।
वैसे मैं किसी भी होस्टिंगर प्रोवाइडर के साथ काम कर सकता हूं, पर मैंने होस्टिंगर को चुना क्योंकि ये सबसे अच्छा है। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू साइन अप करते हैं और मेरे डिस्काउंट कोड का यूज करते हैं तो मैं आपको एक खास डिस्काउंट भी ऑफर करूंगा। इसलिए अगर आप इस डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि आप hostinga.com/meticsmedia10 पर जाएं या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक पर क्लिक करें। यह आपको मेरे पार्टनर पर ले जाएगा जहां आपको स्पेशल डील मिल सकती है। इसलिए जब आप डिस्क्रिप्शन के उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे होस्टिंगर पेज पर पहुंच जाएंगे जहां हम होस्टिंग के लिए अपने डिस्काउंट का क्लेम कर सकते हैं। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को कब देखते हैं। ये पेज थोड़ा अलग दिख सकता है क्योंकि कभी कभी होस्टिंग का प्रमोशन चला रहा होता है, इसलिए वो डिजाइन बदल देता है। लेकिन जैसा कि आप यहां मेरी पिक्चर और लोगो देख सकते हैं, यानी आप एकदम सही पेज पर हैं। तो आइए क्लेम डील पर क्लिक करते हैं और फिर ये अलग अलग होस्टिंग प्लान्स तक स्क्रॉल हो जाएगा। इसमें प्रीमियम प्लान, बिजनेस प्लान और क्लाउड स्टार्टअप प्लान है। मैं या तो प्रीमियम प्लान या फिर बिजनेस प्लान के साथ काम करने की एडवाइस दूंगा। इन दोनों प्लान्स के बीच काफी अंतर है, जैसे एवरेज लोडिंग स्पीड। तो बिजनेस प्लान के साथ आपकी वेबसाइट के परफॉर्मेंस काफी अच्छा होगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, परफॉर्मेंस में ये 5 गुना ज्यादा है। इसकी मेन वजह यह है कि बिजनेस प्लान के साथ आपको CDN फीचर मिलता है, जिसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट की फाइल्स सिर्फ एक सर्वर पर स्टोर नहीं होगी, बल्कि इन्हें दुनिया भर में कई सर्वर पर स्टोर किया जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट पर आने वाले विजिटर्स की दूरी कम हो जाएगी, जिससे जो विजिटर्स की लोडिंग स्पीड है वो बढ़ जाएगी। इसलिए खास तौर से ये यूजफुल है अगर आपके पास दुनिया भर से विजिटर्स आने वाले हैं। अगर आपके पास सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स से विजिटर्स आने वाले हैं तो आप प्रीमियम प्लान के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि इसकी एवरेज स्पीड ज्यादा नहीं होगी। कुछ और फीचर्स भी हैं जो आपको बिजनेस प्लान के साथ मिलते हैं, जैसे वर्डप्रेस स्ट्रैटेजिंग टूल, ऑब्जेक्ट कैशे और इस तरह की चीजें। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप खुद इन सभी फीचर्स को चेक कर सकते हैं। तो चलिए प्लान को चूज करते हैं। अगर आपके पास लो बजट है तो आप प्रीमियम प्लान के साथ जा सकते हैं, जो कि ठीक है। लेकिन अगर आप शानदार परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आप बिजनेस प्लान को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बिजनेस प्लान को चूज करने जा रहा हूं और मैं क्लिक करूंगा ऐड टू कार्ट पर। अब हम चूज करने वाले हमारा पेमेंट पीरियड, जिसका मतलब है कि हम कितने महीने का एडवांस पे करना चाहते हैं। जितना ज्यादा हम पेमेंट करेंगे उतना ही ये आगे जाकर सस्ता हो जाएगा। इसलिए अगर आप थोड़ा ज्यादा अपफ्रंट पेमेंट में कंफर्टेबल हैं तो फिर सबसे सस्ता ऑप्शन 48 महीने का है, जहां हम 4 साल के होस्टिंग के लिए एडवांस पेमेंट करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा अपफ्रंट पेमेंट करने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं और आपको हर महीने थोड़ा ज्यादा पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप दूसरे प्लान्स को भी देख सकते हैं, जो कि 24 या 12 महीने का ऑप्शन है। यहां तक कि 1 महीने का ऑप्शन भी है। लेकिन ध्यान रखिए, 1 महीने के लिए आपको $5 की सेटअप फीस देनी होगी और इसमें कोई भी फ्री डोमेन नहीं दिया गया है। इसलिए पर्सनली मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 12 महीने के ऑप्शन के साथ काम करें। मैं 48 महीने का ऑप्शन चूज करूंगा और फिर नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ूंगा, जहां पर हमें अपना अकाउंट बनाना होगा। तो यहीं पर अपना ईमेल एड्रेस लिखें और एक पासवर्ड सेलेक्ट करें। अब पेमेंट का सिलेक्शन करने के लिए नीचे स्क्रॉल करें, जहां हम अपने पेमेंट मेथड को चूज कर सकते हैं। मैं यहां क्रेडिट कार्ड के साथ जाऊंगा और फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहां पर यह कंफर्म करें कि आपने कूपन कोड पर क्लिक किया है और फिर यहां मैं अपना कूपन कोड मेटिक्स मीडिया लिखूंगा और अप्लाई पर क्लिक कर दूंगा। इससे आपको अपने होस्टिंगर पर 10% से ज्यादा का डिस्काउंट मिल सकता है। जब ये एक बार अप्लाई हो जाए तो फिर आप अपनी पेमेंट जानकारी लिखें और सबमिट सिक्योर पेमेंट पर क्लिक कर दें। एक बार पेमेंट पूरा हो जाने के बाद हमें यही इस पेज पर आना चाहिए, जहां हम कुछ टाइम बचा सकते हैं और सीधे होस्टिंगर डैशबोर्ड पर जा सकते हैं। तो डैशबोर्ड पर जाने के लिए आइए यहां ऊपर होस्टिंगर के लोगो पर चलते हैं और लोगो पर क्लिक करते हैं और फिर ये हमें सीधे डैशबोर्ड में ले जाएगा। मुझे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने के लिए इस वीडियो को 20 सेकंड के लिए रोकना होगा। इस साल मैं बहुत सी वीडियोस बनाने वाला हूं कि कैसे आप हर तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं, वो भी वर्डप्रेस का यूज करके।
जैसे वर्डप्रेस, ई कॉमर्स वेबसाइट, ब्लॉग्स, बिजनेस वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट और भी बहुत कुछ। इसलिए ध्यान रखें कि आपने नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लिया हो ताकि आप उन वीडियोस को मिस ना कर पाएं जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल शुरुआत से लास्ट तक। इसलिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए और अब वापस चलते हैं अपनी वीडियो पर। सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पर करना चाहेंगे वो है ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना, जिसे हमने होस्टिंगर को साइन अप करने के लिए यूज किया था। तो इसके लिए आपको जाना होगा ईमेल के इनबॉक्स पर, और मेरा तो पहले से ही दूसरे टैब में ओपन है, और फिर देखेंगे जहां वेरीफाई और ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है होस्टिंगर से। बस ईमेल पर क्लिक करें और वेरीफाई ईमेल बटन पर क्लिक कर दें और ये हमें होस्टिंगर डैशबोर्ड पर वापस ले जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है अपना डोमेन नेम चूज करना। डोमेन सिर्फ हमारी वेबसाइट का नाम है, तो यहां हम क्लेम डोमेन पर क्लिक करेंगे और पहली चीज जो मैं करूंगा वो है डोमेन एक्सटेंशन को .com डोमेन में बदलना। यही वो चीज़ है जिससे लोग सबसे ज़्यादा फेमिलियर हैं। मैं ज़्यादातर इसी के साथ जाने की कोशिश करता हूँ। फिर यहाँ आप अपनी वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं, तो ये yourname.com या yourbusinessname.com हो सकता है। जो भी वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं उसके लिए बस उस जैसा साउंड करें। जैसे अगर मैं ट्रेवल के बारे में एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ तो मेटिक्स ट्रेवल जैसा कुछ लिखूंगा और फिर चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक कर दूंगा। और जैसा कि हम देख सकते हैं डोमेन अभी भी अवेलेबल है, इसलिए अगर हम चाहें तो इसे ले सकते हैं और ये हमें पहले साल के लिए फ्री मिलता है। और फिर 1 साल बाद अगर हम अपना डोमेन रखना चाहते हैं तो हमें हर साल $16 पे करने होंगे। तो चलिए क्लेम डोमेन पर क्लिक करके इस डोमेन को ले लेते हैं। अब डोमेन रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए हमें कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी होंगी। अगर आप पर्सनली अपने लिए एक वेबसाइट बना रहे हैं तो आप इसे पर्सनल रख सकते हैं और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो आप ये ऑप्शन ले सकते हैं और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दें और यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालें। एक बार जब यह पूरा हो जाए तो फिनिश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दें। इसके बाद यह हमें अगले पेज पर ले जाएगा जहां लिखा है कि आपका डोमेन अब सेव किया जा रहा है। तो चलिए कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और फिर यहाँ हम इस ऑफर को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पहले से ही होस्टिंग है। तो चलिए स्किप पर क्लिक करें क्योंकि मुझे वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ही हमें होस्टिंग का डैशबोर्ड में वापस ले जाता है जहाँ डोमेन रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए एक और स्टेप कंप्लीट करना होता है। हम एक बार फिर से अपने डोमेन के लिए अपने ईमेल एड्रेस को कंफर्म करेंगे, इसलिए चलिए अपने ईमेल इनबॉक्स में वापस चलते हैं और फिर आपको ये ईमेल यहीं देखनी होगी जिसमें कहा गया है importantmeticstravels.com के लिए अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करें। तो आइए इस पर क्लिक करें और फिर नीचे स्क्रॉल करें। इसके बाद यहीं इस लिंक पर क्लिक कर दें। एक बार जब ये कंप्लीट हो जाए तो हमें ये पेज देखना चाहिए कि हमारा ईमेल एड्रेस सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है। अब हम होस्टिंग का डैशबोर्ड पर वापस जा सकते हैं। जब हम इस पेज को दोबारा रीलोड करेंगे तो हमें देखना चाहिए कि हमारा ईमेल वेरिफिकेशन स्टेटस अब वेरीफाई हो गया है। तो अब हमने अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है जो कि होस्टिंग और हमारा डोमेन लेना था। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे जो कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो चलिए होस्टिंग का डैशबोर्ड पर वापस चलते हैं। यहाँ सबसे पहले उन सभी दूसरे टैब्स को बंद करते हैं जो हमारे पास अभी भी खुले हुए हैं और हमें अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर डैशबोर्ड पर वापस जाने के लिए होस्टिंग का लोगो पर क्लिक करें और फिर हमें इस अकाउंट एक्शंस के अंदर देखना चाहिए। हम बिजनेस वेब होस्टिंग सेटअप देख सकते हैं। तो यहाँ हम सेटअप पर क्लिक करना चाहेंगे, फिर स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ नीचे तक स्क्रॉल करें, फिर स्किप, और मुझे ये पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस नहीं चाहिए पर क्लिक करें। यहाँ हम एक नई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आइए क्रिएट अ न्यू वेबसाइट को सिलेक्ट करें और फिर यहाँ हम वर्डप्रेस और होस्टिंग वेबसाइट बिल्डर के बीच सिलेक्शन कर सकते हैं। इस केस में हम एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो चलिए यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर हमें एक वर्डप्रेस अकाउंट बनाना होगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसी ईमेल का यूज करें जिसका यूज आपने होस्टिंगर पर साइन अप करने के लिए किया था। इसके बाद एक पासवर्ड चूज करें और कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। यहाँ हमें अपनी वेबसाइट पर कुछ प्लगइन्स प्री इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी प्लगइन इंस्टॉल हो क्योंकि बाद में हमें अपनी वेबसाइट के लिए जरूरी प्लगइन्स को चूज करना होगा। इसलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं और इसके पर क्लिक करते हैं
मैं बाद में प्लगइन्स को मैनेज करूंगा। और फिर यहाँ वही बात, हम बाद में अपना थीम और टेम्पलेट चूज करेंगे। तो चलिए नीचे स्क्रॉल करें और फिर स्किप पर क्लिक कर दें। मुझे टेम्पलेट की जरूरत नहीं है। और एक बार फिर से नीचे स्क्रॉल करेंगे और फिर स्किप पर क्लिक कर देंगे। मैं बाद में कंटेंट लिखूंगा। यहाँ हमें वो डोमेन चुनना होगा जो हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए यूज करना चाहते हैं। यहाँ पहले से ही डोमेन सिलेक्ट है जिसे हमने पहले रजिस्टर किया था, तो बस इसे ही चूज करें और सिलेक्ट पर क्लिक कर दें। अब आखिर में हम अपने सेटअप का ओवरव्यू देख सकते हैं, हम अपना डोमेन देख सकते हैं, हम CMS यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम देख सकते हैं, वर्डप्रेस और हमारा एडमिन ईमेल भी यही है। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि सर्वर लोकेशन फिलहाल मेरे लिए यूनाइटेड किंगडम पर सेट है क्योंकि मैं यूरोप में रहता हूं। लेकिन आप सर्वर लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, वो भी स्पेन आइकॉन पर क्लिक करके। आप यहाँ इनमें से किसी भी लोकेशन को चूज कर सकते हैं। अगर आपने प्रीमियम प्लान चूज किया तो यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट के लिए सिर्फ एक सर्वर लोकेशन मिलेगी। तो आप एक ऐसे सर्वर चुनना चाहेंगे जो आपकी वेबसाइट के विजिटर्स के सबसे करीब हो। इसलिए ज्यादातर विजिटर्स यूनाइटेड स्टेट्स आएंगे, तो आप यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में एक सर्वर लोकेशन चूज कर सकते हैं। अगर ज्यादातर यूरोप से आते हैं तो आप यूरोप में से किसी एक को चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपने मेरी तरह बिजनेस प्लान चूज किया है तो आप इन सभी सर्वर लोकेशंस का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसे चूज करते हैं। इसलिए मैं यूनाइटेड स्टेट्स में से किसी एक को चुनूंगा और फिर चेंज पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद फिनिश सेटअप पर क्लिक करेंगे। जब एक बार वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाए तो हम एडमिन पैनल पर क्लिक करके अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर जा सकते हैं। ठीक है, अब हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर हैं। ये वो जगह है जहां हम अपनी वेबसाइट बनाना शुरू कर सकते हैं, जहां हम अपनी वेबसाइट से रिलेटेड सब चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए इन फ्यूचर जब भी आप कुछ चीज़ें चेंज करना चाहें तो आप हमेशा वर्डप्रेस डैशबोर्ड में वापस आ सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझें यहाँ कैसे पहुंचा जा सकता है। तो वर्डप्रेस डैशबोर्ड तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है कि सिंपल अपना ब्राउज़र ओपन करें। मैं यहाँ पर एक नया टैब ओपन करने जा रहा हूँ और फिर अपना डोमेन लिखें। मेरे केस में ये matixtravels.com होगा। और फिर स्पेशली वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड पर जाने के लिए आपको /wp-admin लिखना होगा और फिर एंटर दबाना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमें सीधा वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर ले जाता है। कभी अगर आप अपने वर्डप्रेस अकाउंट में लॉगिन नहीं हैं तो आपको लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी और आप अपने वर्डप्रेस अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि हमारी वेबसाइट फिलहाल कैसी दिख रही है। तो अपनी वेबसाइट पर जाने के लिए हम या तो ऊपर लेफ्ट साइड अपने डोमेन पर जा सकते हैं और फिर साइट पर जाकर क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम अपने ब्राउजर पर एक नया टैब ओपन कर सकते हैं और फिर अपना डोमेन लिख सकते हैं। मेरे लिए फिर ये matixtravels.com होगा और एंटर कर दें और फिर ये हमें हमारी वेबसाइट पर ले आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पर कुछ डिफॉल्ट कंटेंट है। मैं आपको इस ट्यूटोरियल में दिखाऊंगा कि आप अपनी साइट के बारे में सब कुछ चेंज कैसे कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि यहां सबसे ऊपर हमारे पास ये वर्डप्रेस बार है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम फिलहाल अपने वर्डप्रेस अकाउंट में लॉगिन हैं। अगर आप लॉगिन नहीं हैं तो आप इस बार को नहीं देख पाएंगे और आप किसी दूसरे विजिटर्स की तरह ही अपनी वेबसाइट को देख पाएंगे। पर जब भी हम लॉगिन करते हैं और आप अपनी वेबसाइट पर जाते हैं तो आप ये बार देख सकते हैं। यहां से आप ऊपर लेफ्ट साइड पर इस वर्डप्रेस आइकॉन पर क्लिक करके भी वर्डप्रेस पर जा सकते हैं और फिर ये आपको आपके डैशबोर्ड पर वापस ले जाएगा। अब इससे पहले कि हम एक थीम इंस्टॉल करें और अपनी वेबसाइट बनाने के लिए सभी जरूरी टूल्स ऐड करें, सबसे पहले हम कुछ चीजें डिलीट करना चाहेंगे जो कि वर्डप्रेस के साथ पहले से इंस्टॉल आती हैं। अब क्योंकि हमें क्लीन स्टार्ट करना चाहते हैं और हम ऐसा नहीं करते हैं, मैं वर्डप्रेस पर ऐसा कुछ भी नहीं रखना चाहता जो हमारी वेबसाइट और हमारे डैशबोर्ड को खराब कर दे। तो आइए सबसे पहले इन टैब को यहां ऊपर बंद कर देते हैं क्योंकि अब हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। यहां अपने डैशबोर्ड को स्टार्ट करें और फिर पहली चीज जो हम करना चाहते हैं वो यहां लेफ्ट साइड पोस्ट पर जाना है। यहां पर हम देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड नाम की एक डिफॉल्ट पोस्ट है और फिर इस पोस्ट को हटाने के लिए बिन पर क्लिक करते हैं। इसे परमानेंट डिलीट करने के लिए हम सिर्फ बिन पर जाएंगे और यहीं एम्प्टी बिन पर क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास 0 पोस्ट है। इसके बाद हम पेजेस पर जाएंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी नाम का एक डिफॉल्ट पेज है और हम इस पेज को हटाने के लिए बिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद बिन पर जाएं और परमानेंटली डिलीट करने के लिए एम्प्टी बिन पर क्लिक करें।
अब हम प्लगइन्स पर जाएंगे। प्लगइन आपकी वेबसाइट के लिए एक्सटेंशन जैसा है जो आपको कई सारे फीचर्स प्रोवाइड कराता है। इसी तरह अपने स्मार्टफोन की तरह आप अलग अलग ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। यहाँ वर्डप्रेस पर आप अपनी वेबसाइट के लिए अलग अलग प्लगइन्स डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको आपकी वेबसाइट पर ज्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पर हम उनमें से कुछ हटाना चाहते हैं जो पहले से इंस्टॉल थे। खासतौर से होस्टिंग का प्लगइन्स को हटाना चाहता हूँ क्योंकि हमने होस्टिंगर को एज अ होस्टिंग प्रोवाइडर की तरह यूज किया है। इन्होंने ये प्लगइन्स पहले से इंस्टॉल कर रखे हैं लेकिन हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम जो करने जा रहे हैं वो इन सभी को इस तरह लेना है और फिर बल्क एक्शंस पर जाएं और डीएक्टिवेट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद अप्लाई पर क्लिक करें। अब हम यहां पहले दो प्लगइन्स को हटाना चाहते हैं। दरअसल हम लाइट स्पीड कैश प्लगइन रखेंगे। अभी के लिए हम इसे एक्टिवेटेड ही रखेंगे, लेकिन एक बार जब हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट फिनिश्ड हो जाए तो हम इसे फिर से एक्टिवेट कर देंगे क्योंकि इससे हमारी वेबसाइट फास्ट हो जाएगी। तो अभी के लिए आइए इन दोनों को हटा देते हैं। इसके लिए इन्हें सेलेक्ट करना है और फिर बल्क एक्शन पर जाएं और डिलीट करें, अप्लाई करें और कंफर्म। अब फाइनली लास्ट में डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ये सभी विंडोज हैं जो कि आपको एक तरह से कंफ्यूज करने वाली हैं। इसलिए मुझे क्या करना है कि इन सभी को हटा देना है या फिर टॉप और स्क्रीन पर ऑप्शन पर जाकर उन्हें एबल कर देना है। इसके बाद इन सभी विंडोज को अनटिक करें। ये एक तरह से पूरे डैशबोर्ड को साफ कर देगा। इन फ्यूचर आप यहां अपने डैशबोर्ड में अलग अलग स्क्रीन ऑप्शन ऐड कर सकते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन अभी हम चीज़ों को साफ रखना चाहते हैं और इससे हमारे लिए अपनी वेबसाइट को बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अब हम कुछ ज़रूरी सेटिंग्स देखेंगे, इसलिए यहाँ नीचे आएं और फिर सेटिंग्स पर जाएं और जनरल पर क्लिक करें। यहाँ सबसे ऊपर हम सबसे पहले अपनी साइट का टाइटल चेंज करेंगे और अपनी टैगलाइन भी बदल सकते हैं। जब आप अपनी वेबसाइट पर जाएंगे तो ये आपको अपने ब्राउज़र के टॉप पर दिखाई देगा। तो आइए यहाँ विजिट साइट पर हॉवर करके एक नया टैब ओपन करके इसे देखते हैं और फिर ये हमें हमारी वेबसाइट पर ले जाता है। यहाँ ब्राउज़र के टॉप पर हम अपनी वेबसाइट का नाम देखेंगे, उसके बाद हमारी टैगलाइन होगी। तो चलिए वापस चलते हैं और इसे चेंज करते हैं। यहाँ मैटिक्स ट्रेवल्स लिखेंगे और फिर यहाँ टैगलाइन के लिए मान लीजिए योर ट्रेवल गाइड। और फिर नीचे तक स्क्रॉल करते हुए सेव चेंजेस पर क्लिक करें। अब आइए अपनी वेबसाइट पर वापस चलते हैं और पेज को दोबारा रीलोड करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं यह हमारी वेबसाइट का टाइटल है और फिर उसके आगे हमारे पास टैगलाइन है। चलिए अब इस टैब को फिर से बंद कर दें और डैशबोर्ड पर वापस चलें। अब हम आगे बढ़ेंगे और सेटिंग्स पर जाएंगे और फिर परमालिंक्स पर क्लिक कर देंगे। ये बहुत ज़रूरी है अगर किसी पॉइंट पर ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो, क्योंकि यहाँ हम परमालिंक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है जिसे वर्डप्रेस आपके ब्लॉग के लिए यूज करता है, लेकिन अगर आप बिना ब्लॉग वाली वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर किसी पॉइंट पर आप ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है। और डिफॉल्ट स्ट्रक्चर से योर डोमेन /index.php, फिर साल, महीना, दिन और पोस्ट का नाम आता है। अब हम इसे इजी बनाना चाहते हैं और सिर्फ पोस्ट नेम पर क्लिक करके इसे बेहतर बनाना चाहते हैं। लास्ट में / को भी डिलीट करना पसंद करूंगा। और फिर हमारे पास काफ़ी साफ स्ट्रक्चर है जो कि योर डोमेन /पोस्ट नेम है। चलिए आपको एक एग्जांपल देते हैं कि ये कैसा दिखेगा। आइए एक नया टैब ओपन करें और फिर ब्लॉग नर्ड वॉलेट के इस ब्लॉग पोस्ट पर जाएं। यहां आप वही स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो उनके पास सिर्फ डोमेन /blog पोस्ट टाइटल है। यही चीज अब हमारे पास भी है। तो अब इस टैब को बंद कर देंगे और चेंजेस को सेव करने के लिए हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। तो अब हमने दूसरा स्टेप भी फिनिश कर लिया है जो कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल और सेटअप करना था। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे जो कि एक थीम और पेज बिल्डर इंस्टॉल करना है। एंड इससे हमारी वेबसाइट बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ये सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करके अपनी वेबसाइट बनाने की परमिशन देगा दोस्तों। आइए फिर अपनी थीम इंस्टॉल करके शुरुआत करते हैं। तो यहाँ अपीयरेंस पर आएं और थीम्स पर क्लिक करें। यहाँ जैसे कि हम देख सकते हैं पहले से ही कुछ थीम्स मौजूद है जो कि पहले से इंस्टॉल आती है और फिलहाल 2024 थीम एक्टिवेट है। दरअसल हम एक खास का यूज करना चाहते हैं, तो चलिए सबसे ऊपर ऐड न्यू थीम पर क्लिक करें
और फिर ये हमें थीम लाइब्रेरी में ले जाएगा, जहां आप देख सकते हैं कि सेलेक्ट करने के लिए 6000 से ज्यादा थीम है। और अब हम जो चूज करने जा रहे हैं वो ये है कि हम सबसे अच्छे और सबसे फेमस थीम्स में से एक को चूज करेंगे, जिसे यही एस्ट्रा थीम कहा जाता है। आप इसे तुरंत यहां पॉपुलर टैब के अंदर देख सकते हैं। साथ ही आप इसे यहां टाइप भी कर सकते हैं। सिर्फ एस्ट्रा पर टाइप करें और फिर ये यहां आ जाना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इंस्टॉल पर क्लिक कर सकते हैं और फिर एक्टिवेट पर क्लिक कर सकते हैं। अब हमारे पास एस्ट्रा थीम इंस्टॉल्ड और एक्टिवेटेड भी है। तो अब हम दूसरी थीम्स भी डिलीट कर सकते हैं क्योंकि हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ इस थीम पर जाएं और डिलीट पर क्लिक कर दें और फिर कंफर्म। यही सेम चीज़ हम पहले से इंस्टॉल की हुई दूसरी थीम्स के साथ भी करेंगे। तो अब हमारे पास सिर्फ एक थीम इंस्टॉल है और इस थीम के लिए ऑटो अपडेट इनेबल का भी ध्यान रखें। तो यहाँ इनेबल ऑटो अपडेट्स पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ टॉप पर इन विंडो को बंद कर दें। चीज़ों को जितना हो सके उतना साफ रखें। तो अब क्योंकि हमने ये थीम इंस्टॉल कर ली है, इसलिए अब हम बिना किसी कोडिंग के अपनी वेबसाइट बनाने और डिज़ाइन करने के लिए एकदम आज़ाद हैं। हम ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर का यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अब अगले स्टेप में हम जो करने जा रहे हैं वो एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, जो हमारी वेबसाइट को और भी ज़्यादा आसान और फास्ट बना देगा, क्योंकि ये हमें कुछ प्री मेड टेम्पलेट देगा जो हमारी वेबसाइट के लिए एक शानदार स्टार्टिंग पॉइंट है। तो चलिए प्लगइन पर चलते हैं और फिर ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करें। यहाँ स्टार्टर टेम्पलेट लिखना है और ये देखिए यही है। आप देख सकते हैं कि 1 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशंस है और रिव्यू भी काफी अच्छे हैं। तो चलिए फिर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें और फिर एक्टिव पर क्लिक करना है। इसके बाद प्लगइन अपने आप ओपन हो जाएगा। अब अगर आपको स्टार्टर टेम्पलेट प्लगइन को एक्टिव करते टाइम ये स्क्रीन दिखाई नहीं दे, तो आप सिर्फ अपने डैशबोर्ड से प्लगइन इंस्टॉल प्लगइन पर जा सकते हैं और फिर यहाँ हम अपने इंस्टॉल किए गए प्लगइन को देख सकते हैं। आप बस लाइब्रेरी पर क्लिक करें और यह आपको सीधा स्क्रीन पर ले जाएगा। आइए अब बिल्ड विद टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं। यहाँ हमें अपना पेज बिल्डर सेलेक्ट करना होगा। यही वो चीज़ है जो हमें ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ करके वेबसाइट बनाने के लिए अलाउ करती है। हम एलिमेंट्रो का यूज़ करने वाले हैं क्योंकि ये सबसे अच्छा और सबसे पॉपुलर है, इसलिए एलिमेंट्रो को चूज़ करें। और अब हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि हमने पहले से ही अपनी वेबसाइट के लिए एक थीम चूज कर ली है और अब हमें एक टेम्पलेट भी चूज करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। जो थीम है वो हमें पूरी वेबसाइट का डिज़ाइन, ये कैसे काम करती है और इसके पीछे का कोड बताती है, और जो टेम्पलेट है वो हमें सिर्फ कुछ बेसिक पेजेस देगा। इसलिए हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आप इन टेम्पलेट्स को सिर्फ एज अ प्लेस होल्डर कंटेंट देख सकते हैं, जो आपके लिए इसे आसान बना देगा, खासतौर से अगर आप अपनी वेबसाइट बनाने के लिए एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर नहीं हैं। तो यहाँ आप सभी तरह की अलग अलग वेबसाइट्स के लिए कई अलग अलग तरह के टेम्पलेट्स देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक फिटनेस ट्रेनर हैं और आप अपने फिटनेस कोच बिजनेस के लिए एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे, मान लीजिए कि फिटनेस ट्रेनर हैं, और फिर देख सकते हैं कि क्या यहाँ फिटनेस ट्रेनर के लिए कोई टेम्पलेट है। एग्जाम्पल के लिए ये वाला। यहाँ कुछ पेड टेम्पलेट्स भी हैं, जैसे आप प्रीमियम देख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये फ्री नहीं है, लेकिन इस एग्जाम्पल के लिए ये एक फ्री टेम्पलेट है। और ये वेबसाइट कैसी दिखेगी ये देखने के लिए आप टेम्पलेट पर क्लिक कर सकते हैं और फिर ये यहीं पर ओपन हो जाएगा और आप वेबसाइट को स्क्रॉल कर सकते हैं, हर चीज़ को देख सकते हैं। साथ ही वेबसाइट पर दिए गए अलग अलग लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या आपको ये डिज़ाइन पसंद है। आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। आप फॉन्ट, टेक्स्ट, पिक्चर्स, कलर सब चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि अपनी वेबसाइट से रिलेटेड सब कुछ कैसे बदलना है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा चूज करना चाहते हैं जो उस तरह की वेबसाइट के लिए एक शानदार स्टार्टिंग पॉइंट हो, जिसे आप पॉपुलर बनाना चाहते हैं, तो आइए इस टेम्पलेट को क्लोज कर देते हैं। और अब जो मैं ट्यूटोरियल में करने वाला हूं वो ये है कि मैं सबसे पॉपुलर टेम्पलेट्स में से एक को चूज करूंगा, जो कि यही है, लव नेचर टेम्पलेट्स। ये एक बेसिक टेम्पलेट है जिसका यूज आप किसी भी वेबसाइट के लिए कर सकते हैं। अगर आप इस ट्यूटोरियल के साथ आसानी से काम करना चाहते हैं तो मैं सलाह दूंगा कि आप इस वाले को चूज करें और उन सभी टूल्स को सीखें जिनकी आपको वेबसाइट बनाने में ज़रूरत पड़ेगी। जब एक बार आप उन स्किल्स को सीख जाएंगे तो आप किसी दूसरे टेम्पलेट को चूज कर सकते हैं और वो वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन आप दूसरा टेम्पलेट भी चूज कर सकते हैं और इस तरीके के साथ आगे जाएंगे
क्योंकि मैं हर चीज़ आपको दिखाने वाला हूं जो आपके चूज किए हुए किसी भी टेम्पलेट के साथ काम आ सकता है। तो मैं इसे चूज करने वाला हूं लव नेचर, और ये हमें प्रीमियम मोड में ले जाएगा जहां हम अलग अलग पैसेज पर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कैसे नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हम अभी यहाँ कोई लोगो अपलोड नहीं करेंगे और बाद में एडिटर में देखेंगे कि आखिर ये कैसे करना है। अभी स्किप एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ पहले से ही डिफॉल्ट कलर चेंज कर सकते हैं, इसलिए आप इसे सिर्फ इस कलर या शायद इस कलर में बदल सकते हैं। मैं इसे डिफॉल्ट कलर पर ही रहने दूंगा और फिर बाद में आपको दिखाऊंगा कि कैसे सभी कलर्स को बदला जाता है। और यही चीज़ आप फॉन्ट के लिए भी कर सकते हैं। आप इस तरह से फॉन्ट बदल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ डिफॉल्ट फॉन्ट पर ही रहूंगा और कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ सब कुछ ऐसे ही रहने दें और सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट पर क्लिक कर दें। एक बार जब ये हो जाए तो हम स्क्रीन पर जाएंगे जहां हम व्यू योर वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। ये हमें हमारी वेबसाइट पर ले जाएगा, जैसा कि हम यहाँ ऊपर देख सकते हैं, और ये वैसे ही दिख रहा है। हमारे पास एक होम पेज है, साथ ही हमारे पास अबाउट पेज भी है, हमारे पास सर्विसेज पेज है और हमारे पास एक कॉन्टैक्ट पेज भी मौजूद है। और हम इन पेजेस को वर्डप्रेस डैशबोर्ड में भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ ऊपर वेबसाइट के नाम पर क्लिक करके डैशबोर्ड पर जा सकते हैं। और मैं क्या करना पसंद करता हूँ कि जब भी मुझे ये विंडो दिखती है जिसकी मुझे डैशबोर्ड में कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं कट कर देता हूँ, या मैं स्क्रीन ऑप्शन पर जाता हूँ और फिर यहाँ सभी ऑप्शंस को अनटिक कर देता हूँ। मैं सब कुछ साफ रखता हूँ। तो चलिए अब पेजेस पर चलते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, होम पेज और सर्विसेज पेज हैं, जिन्हें इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि हमने टेम्पलेट इंस्टॉल किया है। साथ ही हम यहाँ प्लगइन पर भी जा सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक नया प्लगइन है जो टेम्पलेट के साथ इंस्टॉल किया गया था, जो कि WP फॉर्म्स प्लगइन है। यह प्लगइन हमें अपनी वेबसाइट पर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म रखने की परमिशन देता है, जो कि हमारे केस में कॉन्टैक्ट पेज पर है। शानदार। तो अब हम अपनी वेबसाइट बनाने के लिए तीसरे स्टेप को भी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें एक थीम, पेज बिल्डर और हमारा टेम्पलेट इंस्टॉल करना था। अगले स्टेप में हम सीखने वाले हैं हमारी नई वर्डप्रेस वेबसाइट के हर स्टेप को कैसे कस्टमाइज करना है। तो चलिए फिर देखते हैं। अपनी वेबसाइट के पेजेस को कस्टमाइज करने के लिए हमें पेज बिल्डर में जाना होगा, जिसे एलिमेंटोर कहा जाता है। तो यहाँ दो तरीके हैं जिनसे हम अपने पेज बिल्डर पर पहुंच सकते हैं। पहला तरीका है पेजेस पर जाना है और फिर यहाँ मान लीजिए कि हम अपना होम पेज एडिट करना चाहते हैं, तो हम इजिली अपने होम पेज पर हावर ओवर पर कर सकते हैं और फिर एडिट विद एलिमेंटोर कर सकते हैं। ये हमारे होम पेज के लिए हमारे पेज बिल्डर एलिमेंटोर में ले जाता है। अब आपको एक और भी तरीका दिखाने वाला हूं कि कैसे आप पेज बिल्डर तक पहुंच सकते हैं। तो आपको पहले अपनी वेबसाइट पर जाना है। तो चलिए एक नया टैब ओपन करते हैं और फिर अपनी वेबसाइट का नाम लिखें। मेरे लिए ये metixtravels.com है। एंटर दबाइए और ये हमें हमारी वेबसाइट पर ले जाएगा। इस केस में एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हम अबाउट पेज में कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ मेन्यू का यूज करके अबाउट पेज पर जाएंगे। तो अब पेज बिल्डर में जाने के लिए हम सिर्फ एलिमेंटोर के साथ एडिट पर क्लिक कर सकते हैं। इस बार को हम हमेशा सबसे ऊपर देख सकते हैं क्योंकि हम वर्डप्रेस में लॉगिन है। जब हम एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक करेंगे तो अबाउट पेज के लिए पेज बिल्डर ओपन हो जाएगा। तो चलिए इस पेज को बंद कर देते हैं और अपने होम पेज पर वापस चलते हैं। तो पहली चीज जो समझना बेहद जरूरी है वो है आपके पेजेस का स्ट्रक्चर। और हम इस नेविगेटर विंडो पर स्ट्रक्चर को अच्छे से देख सकते हैं। इसलिए हर एक पेज को कंटेनर और एलिमेंट्स का यूज करके बनाया गया है। यहां नेविगेट में हम पहले कंटेनर पर क्लिक कर सकते हैं और फिर कंटेनर का सिलेक्शन किया जाएगा। यहां हम कंटेनर के चारों तरफ इस मैजेंटा लाइन के जरिए सिलेक्शन को देख सकते हैं। जब हम इस पहले कंटेनर के लिए ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि पहले कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर है, और जब हम ड्रॉप डाउन पर दोबारा क्लिक करते हैं तो हम इस कंटेनर के अंदर कुछ एलिमेंट्स देख सकते हैं। तो आइए इस हेडिंग पर क्लिक करते हैं और फिर हम देख सकते हैं कि यहां पर टेक्स्ट है वी ऑल लव, और दूसरा टेक्स्ट दूसरी हेडिंग है, और फिर टेक्स्ट एडिटर एलिमेंटोर से हमारे पास कुछ और टेक्स्ट भी मौजूद हैं। साथ ही हमारे पास बटन भी है। तो कंटेनर के अंदर ये एलिमेंट्स हैं। इसके बाद हम यहां दूसरे कंटेनर पर जाएंगे।
और फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ दूसरा कंटेनर है और कंटेनर के अंदर एक और है और इसके अंदर भी एक हेडिंग है जो हमारी सर्विसेज है। यहाँ एक डिवाइडर है, एक और कंटेनर भी मौजूद है जिसमें 3 और कंटेनर हैं। तो यहाँ 3 कॉलम हैं, हम पहले वाले पर क्लिक कर सकते हैं और फिर हमें यहाँ पहला कॉलम दिखाई देगा, दूसरा ये है और तीसरा वाला ये है। तो आप अपने पेज पर जो भी क्रिएट करें, आपको सिर्फ कंटेनर ऐड करने होंगे और फिर आप कंटेनर्स के अंदर एलिमेंट्स जोड़ेंगे। इसलिए जब भी आपके पेज के स्ट्रक्चर को देखने की बारी आती है तो नेविगेटर काफी यूजफुल रहता है, लेकिन जब आपकी वेबसाइट को कस्टमाइज करने की बात आती है तो ये एक तरह से बैरियर बन जाता है। इसलिए मैं इस नेविगेटर को क्लोज करना पसंद करूंगा। जब भी आप इसे वापस लेना चाहें तो आप सिर्फ नीचे लेफ्ट साइड पर जाएं और नेविगेटर पर क्लिक करें और फिर ये नेविगेटर को एक बार फिर ओपन कर देगा। जब भी आप किसी कंटेनर की पोजीशन को बदलना चाहते हैं तो आपको बस कंटेनर पर होवर करना है जिसे आप मूव करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ कंटेनर है, इस 6 डॉट्स पर क्लिक करें और फिर आप इसे वहां तक स्क्रॉल करें जहां आप कंटेनर को ले जाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहीं, फिर यहीं रहने दें और पूरे कंटेनर को इस पोजीशन में ही मूव किया जाएगा। जब भी आप अगर कोई गलती करें या फिर आप कुछ अनडू करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ मैक के लिए अपने कीबोर्ड पर Command+Z देना होगा या फिर विंडोज के लिए Ctrl+Z दबाना होगा, फिर ये लास्ट एक्शन को अनडू कर देगा। तो जैसे कि आप यहां देख ही सकते हैं, अब कंटेनर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया है। जब भी हम किसी कंटेनर को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको फिर से कंटेनर पर होवर करना होगा। इसके बाद एक्स आइकॉन पर क्लिक करना होगा, इससे पूरा कंटेनर डिलीट हो जाएगा। जब हम एक नया कंटेनर ऐड करना चाहते हैं तो हमें बस प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है और फिर प्लस, यहां हम अपने कंटेनर के लिए स्ट्रक्चर चूज कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास अलग अलग कॉलम हो सकते हैं, हमारे पास अलग अलग लेआउट हो सकते हैं। इस केस में चलिए सिर्फ एक कॉलम कंटेनर के लिए आगे बढ़ते हैं। यहां इन 2 कंटेनर्स के बीच में कंटेनर जुड़ जाएगा। अब हम इस कंटेनर में एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स पर जाने के लिए हम यहां ऊपर लेफ्ट साइड पर 9 डॉट्स पर जाएंगे और फिर जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम अलग अलग तरह के एलिमेंट्स देख सकते हैं जिन्हें हम ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम किसी हेडिंग को क्लिक करके, होल्ड करके और फिर उसे ड्रैग करके इस कंटेनर में जोड़ सकते हैं। अब हमारे पास एक कंटेनर में एक हेडिंग है, साथ ही हम एलिमेंट्स पर भी वापस जा सकते हैं और हेडिंग के नीचे इमेज को ड्रैग भी कर सकते हैं और फिर इमेज के नीचे हम एक बटन भी ड्रैग करेंगे। इसलिए हम यही इमेज के नीचे एक बटन ड्रैग कर सकते हैं। अब हमने जो कुछ भी किया उसे अनडू करने के लिए हम या तो विंडोज पर Command+Z या फिर Ctrl+Z को दोबारा एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा हम हिस्ट्री फीचर का भी फायदा उठा सकते हैं। इसलिए जब हम नीचे लेफ्ट साइड पर जाते हैं और हिस्ट्री लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं और उस बेसिस पर हम अपनी फर्स्ट वेबसाइट के सभी अलग अलग स्टेट्स को देख सकते हैं। हम पीछे भी जा सकते हैं और अपनी वेबसाइट के प्रीवियस वर्जन को लोड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ क्लिक करके स्टार्टिंग तक जा सकते हैं और ये पहले स्टेट को रीएक्टिवेट कर देगा कि हमारे कोई चेंजमेंट करने से पहले वेबसाइट कैसी थी। तो ये बहुत यूज़फुल है क्योंकि आप जो भी करते हैं वो वाकई में आपकी वेबसाइट को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। आप हमेशा वापस जा सकते हैं और प्रीवियस वर्जन लोड कर सकते हैं। इसलिए आप हमेशा इसे यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हैं और आप हमेशा वापस आ सकते हैं। चेंजेस को सेव करने के लिए और अपनी वेबसाइट पर सब कुछ लाइव करने के लिए हम नीचे लेफ्ट साइड यहाँ अपडेट पर क्लिक कर सकते हैं। अब जब भी हम ये देखना चाहें कि हमारी वेबसाइट फिलहाल कैसी दिख रही है तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि यहाँ पर एरो पर क्लिक करें जो कि मेन्यू को नीचे की साइड मोड़ देगा और हमारी वेबसाइट को ओवरव्यू देगा, या फिर हम इसे फिर से ओपन कर सकते हैं। यहां नीचे आप इस आई आइकॉन को देख सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट एक नए टैब में खुल जाएगी और फिर सभी पेजेस पर नेविगेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यह कैसा दिख रहा है। आइए इस टैब को फिर से बंद कर देते हैं। तो अब हम समझते हैं कि हर एक पेज के कंटेनर्स और एलिमेंट्स के साथ कैसे स्ट्रक्चर करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि हमारे पेज पर हर इंडिविजुअल एलिमेंट को कैसे एडिट किया जाता है। तो हमारे पास टेक्स्ट एलिमेंट, हमारे बटन, हमारे इमेजेस और वो सब कुछ होगा जो हम यहाँ अपने पेज पर देख सकते हैं। आइए टेक्स्ट एलिमेंट से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हम इस टेक्स्ट का जो कि
फिलहाल नेचर लिखा है उसे चेंज करना चाहते हैं, हमें सिर्फ टेक्स्ट एलिमेंट पर क्लिक करना है और फिर यहाँ लेफ्ट साइड पर हम इस एलिमेंट के साथ हमारे पास मौजूद सभी ऑप्शंस को देख सकते हैं। और यहाँ 3 टैब है, ये कंटेंट टैब है, वहाँ स्टाइल टैब है और फिर है एडवांस टैब। यहाँ कंटेंट टैब में हम कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, इसलिए टेक्स्ट को चेंज करने के लिए हम सिर्फ टाइटल में जाएंगे और फिर उसे वहीं बदल देंगे जो भी हम लिखना चाहते हैं। आइए हम वर्डप्रेस में टाइप करते हैं, या फिर हम सीधे ओवरव्यू में भी टेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं, उसे हाईलाइट कर सकते हैं और फिर हम टेक्स्ट को यहीं चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे हम टेक्स्ट में एक लिंक को ऐड कर सकते हैं ताकि जब लोग उस पर क्लिक करें तो वो एक स्पेसिफिक लिंक पर जाएं। हम साइज चेंज कर सकते हैं, हम HTML टैग चेंज कर सकते हैं और हम अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। इसलिए अगर आप लेफ्ट साइड पर अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं तो हम बस लेफ्ट साइड पर क्लिक करेंगे और ये चेंज हो जाएगा, या फिर हम इसे वापस सेंटर में रख सकते हैं। इसके बाद आइए स्टाइल टैब पर चलते हैं, यहाँ हम स्टाइल से रिलेटेड हर चीज को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए टेक्स्ट का कलर फिलहाल सफेद पर सेट है और जब हम यहाँ कलर पर क्लिक करते हैं तो हम अपनी मर्जी से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं और टेक्स्ट कुछ इस तरह बदल जाएगा। साथ ही हम यहाँ कस्टम आइकॉन को भी देख सकते हैं, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम अलग अलग कलर्स की एक लिस्ट देख सकते हैं जो हमने चूज की है। उसके बेस पर हमारे लिए पहले से ही सेट है, तो टेम्पलेट में पहले से ही कुछ डिफॉल्ट कलर है और फिर टेक्स्ट इस डिफॉल्ट कलर में बदल जाएगा। जनरली जब आपकी वेबसाइट को एडिट करने की बात आती है तो मैं डिफॉल्ट कलर्स के साथ ही रहने की सलाह देता हूँ, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पर एक कॉन्ग्रुएंट कलर स्कीम है तो ये बहुत प्रोफेशनल है। बाद में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि डिफॉल्ट कलर्स को कैसे बदला जाता है, जिसे आप अपनी वेबसाइट के लिए देख सकते हैं ताकि आपके पास फुल कंट्रोल हो। इसके बाद हमारे पास टिपोग्राफी ऑप्शंस हैं। यहाँ जब हम पेन आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस का एक ग्रुप होता है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉन्ट फैमिली है, हम इसे यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। इसलिए अगर आप एग्जाम्पल के लिए वर्ड आना चाहते हैं तो हम उसे ही बदल सकते हैं। फिर हमारे पास साइज है, इसलिए हम इसे लेफ्ट साइड ड्रैग कर सकते हैं, जिससे साइज घट जाएगा। हम इसे राइट साइड ड्रैग कर सकते हैं और फिर ये बढ़ जाएगा। फिर हमारे पास वेट है, तो यहाँ हम सिर्फ ये बदल सकते हैं कि टेक्स्ट कितना बोल्ड होगा। हम इसे इस तरह थोड़ा बोल्ड या थोड़ा कम बोल्ड बना सकते हैं। फिर यहाँ सबसे नीचे हमारे पास लाइन हाइट है, साथ ही लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग है। ये देखने के लिए ये क्या करते हैं, आइए एक अलग टेक्स्ट एलिमेंट पर चलते हैं। इसे नीचे स्क्रॉल करें और यहीं इस एग्जाम्पल पर जाएं। चलिए फिर से टेक्स्ट एलिमेंट का सिलेक्शन करें, स्टाइल टैब पर जाएं और फिर टिपोग्राफी पर और फिर यहाँ एक लाइन हाइट तक स्क्रॉल करते हैं। जब हम लाइन हाइट बदलते हैं तो हम देख सकते हैं कि हर लाइंस के बीच का डिफरेंस बदल जाता है। लेटर स्पेसिंग, हर लेटर के बीच की दूरी है और फिर हमारे पास वर्ड स्पेस भी है जो हर एक वर्ड के स्पेस को बदल देता है। तो ये कुछ मेन तरीके हैं कि आप अपने टेक्स्ट एलिमेंट्स को कैसे स्टाइल देंगे। आइए एक बार फिर पेन आइकॉन पर क्लिक करके टिपोग्राफी को क्लोज कर देते हैं और फिर जब हम ऊपर स्क्रॉल करके देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि एक और टैब है जिसे हमने अभी तक कवर नहीं किया है, जो कि एडवांस टैब है। हम इसे कवर नहीं करेंगे क्योंकि इसका रिलेशन हर एक एलिमेंट के बीच डिफरेंस और अलाइनमेंट से है। हम बाद में ट्यूटोरियल में इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं कि हमारी वेबसाइट पर बटन को कैसे कस्टमाइज किया जाता है। जब हम होम पेज की टॉप तक स्क्रॉल करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास पहले से ही यहाँ एक बटन है और हम उस पर क्लिक कर सकते हैं और फिर यहाँ सब कुछ एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन यह आसान और बोरिंग होगा। जो हम करने जा रहे हैं वो राइट एलिमेंट पर क्लिक करना है और फिर डिलीट पर क्लिक कर देना है। अब हम एक फ्रेश बटन के साथ शुरुआत करने वाले हैं और जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि हम इसे उस बटन की तरह डिजाइन करने का ट्राई करेंगे जिसे हम यहाँ नेटफ्लिक्स होम पेज पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंटोर पर वापस जाएंगे और एक नया एलिमेंटोर बटन ड्रैग करें। हम यहाँ ऊपर लेफ्ट साइड पर 9 डॉट्स पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे यहाँ सभी एलिमेंट्स ओपन हो जाएंगे। तो आइए बटन एलिमेंट की तरफ चलते हैं जो कि यही है। तो यहाँ होल्डर पर क्लिक करके इसे यहाँ इस पैराग्राफ के ठीक नीचे ड्रैग करेंगे। यहाँ पहली चीज जो मैं करना चाहूंगा वो ये है कि इस बटन को पेज के सेंटर में अलाइन करना है, इसलिए हम इसे सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ हम कंटेंट टैब में होंगे। अलाइनमेंट के अंदर हम सेंटर पर क्लिक कर सकते हैं और ये कैनवस में बटन को सेंटर में रखेगा। अब आइए नेटफ्लिक्स वेबसाइट पर वापस चलते हैं
और इस बटन को भी देखते हैं। कंटेंट कहता है कि शुरू करें और इसमें ये आइकॉन है, तो चलिए फिर इसे हमारी वेबसाइट पर भी करने का ट्राई करते हैं। वापस चलते हैं और फिर यहाँ कंटेंट के अंदर हम सबसे पहले टेक्स्ट को चेंज करेंगे, तो हम नेटफ्लिक्स पेज की तरह ही शुरू करने जा रहे हैं। अब हम लास्ट में ये आइकॉन भी चाहते हैं और यहाँ आइकॉन के नीचे हम कुछ ऐड कर सकते हैं। इसलिए हम या तो अपनी खुद की फाइल अपलोड कर सकते हैं जिसे हम एज आइकॉन जोड़ना चाहते हैं, या हम यहाँ आइकॉन लाइब्रेरी पर क्लिक कर सकते हैं और फिर जो सिमिलर होगा उसे चूज कर सकते हैं। तो मैं एरो टाइप करने जा रहा हूं। ऐसा लगता है कि वहां बिल्कुल वैसा आइकॉन नहीं है जैसे कि नेटफ्लिक्स पर है, लेकिन चलिए इसे लेते हैं। तो अब हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और फिर हम देख सकते हैं कि ये एरो टेक्स्ट के ठीक सामने है। हम चाहते हैं कि लास्ट में ये यहीं रहे, इसलिए आइकॉन पोजीशन के अंदर हम इसे बिफोर से आफ्टर में बदलने वाले हैं। और फिर जब हम यहाँ नेटफ्लिक्स पर देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि टेक्स्ट और आइकॉन के बीच थोड़ा सा फर्क है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ नीचे आइकॉन स्पेसिंग को बढ़ाकर इसे कुछ इस तरह से रखें। अब इससे पहले कि हम इस बटन की स्टाइलिंग पर आगे बढ़ें, आइए इसे कहीं से लिंक भी कर दें। जब भी आप कोई बटन ऐड करते हैं तो आप ये कंफर्म करना चाहते हैं कि वाकई में बटन कहीं जाता है, तो यहाँ लिंक के अंदर हम या तो एक यूआरएल शामिल कर सकते हैं जहां बटन जाना चाहिए, या फिर हम अपनी वेबसाइट पर एक स्पेसिफिक पेज भी जोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोगों को अपने कॉन्टैक्ट पेज पर भेजना चाहते हैं, तो हम सिर्फ कॉन्टैक्ट टाइप कर सकते हैं और फिर हम यहाँ कॉन्टैक्ट पेज देख सकते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे और फिर ये हमारे कॉन्टैक्ट पेज का लिंक ऐड कर देगा। अब स्टाइल टैब पर चलते हैं। जब हम नेटफ्लिक्स बटन पर नजर डालते हैं तो हम देख सकते हैं कि टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा है और हमारे पास अभी जो है उससे ये थोड़ा ज्यादा बोल्ड है। तो चलिए वापस चलते हैं और फिर यहाँ टिपोग्राफी के अंदर पेन आइकॉन पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले आइए स्लाइडर को राइट साइड ड्रैग करके साइज को बढ़ाते हैं। मुझे लगता है ये सही लग रहा है। फिर वर्जन के अंदर हम डिफॉल्ट से कोशिश करते हैं कि इसे सेमी बोल्ड में बदल दें। हाँ, ये कुछ हद तक नेटफ्लिक्स बटन जैसा दिख रहा है। तो आइए टिपोग्राफी सेटिंग को बंद कर दें। अब हमें कलर्स भी बदलने की जरूरत है। तो टेक्स्ट का कलर व्हाइट है, इसलिए हम यहाँ इसे टेक्स्ट कलर के अंदर भी कर सकते हैं। हम इसे सफेद में बदलने वाले हैं और बटन का जो बैकग्राउंड है वो लाल है, इसलिए बैकग्राउंड टाइप क्लासिक पर ही रहना चाहिए। कलर के अंदर हम इसे इस तरह रेड कलर में चेंज कर देंगे और फिर जब हम वापस जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि जब हम बटन पर हॉवर करते हैं तो कलर थोड़ा डार्क हो जाता है और ये हॉवर इफेक्ट होगा, इसलिए हम यहां भी ऐसा कर सकते हैं। जब हम वापस जाते हैं तो नॉर्मल से हॉवर में चेंज करते हैं और फिर जब हम कलर को चेंज करेंगे तो थोड़ा डार्क रेड कलर चूज करेंगे, कुछ इस तरह। अब जो हम बटन पर हॉवर करते हैं तो हम कलर को थोड़ा डार्क होते हुए देख सकते हैं। हम यहां एनिमेशन जैसा कुछ भी ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हॉवर एनिमेशन के अंदर आप एक श्रिंक एनिमेशन कर सकते हैं और जब आप इस पर हॉवर करेंगे तो बटन थोड़ा श्रिंक हो जाएगा। लेकिन चलिए इसे फिर से डिलीट कर दें क्योंकि नेटफ्लिक्स के पास भी ये नहीं है। अब हम इस बटन के एजेस पर भी नजर डाल सकते हैं ताकि हम देख सकें कि वो थोड़े गोल हैं और हमारे पास वो पहले से ही यहाँ है। लेकिन अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो हम बॉर्डर रेडियस में जा सकते हैं। मान लीजिए कि हम 15 पिक्सेल्स टाइप करते हैं, इससे हमें ये थोड़ा ज्यादा गोल एज मिलेगा। ये नेटफ्लिक्स बटन की तरह होगा, ये 3, 4 या शायद 5 जैसा होगा। तो चलिए इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम ये भी देख सकते हैं कि नेटफ्लिक्स बटन हमारे जितना चौड़ा नहीं है, साथ ही टेक्स्ट और बटन के बीच का डिफरेंस भी थोड़ा ज्यादा है। तो हम इसे यहाँ पैडिंग के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। जब हम पैडिंग के लिए पूरी तरह से नीचे जाते हैं तो हम पहले यहाँ वैल्यूज को अनलिंक कर देंगे। अब हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ टेक्स्ट के चारों तरफ 0 पैडिंग है। तो टॉप के लिए आइए 15 पिक्सेल्स करें और फिर नीचे के लिए भी वैसा ही हो। इसके बाद लेफ्ट साइड के लिए 25 और फिर राइट साइड के लिए भी 25 कर देंगे। अब हम वहां जाते हैं। अब हमारे पास एक बटन है जो काफी हद तक उसी के जैसा लग रहा है, जिसे हम नेटफ्लिक्स होम पेज पर देख सकते हैं। और जो टूल्स अभी आपने सीखे हैं
उनसे आप अपनी पसंद की किसी भी वेबसाइट पर मिलने वाली किसी भी बटन के डिजाइन को कॉपी कर सकते हैं। आइए आगे जानते हैं कि हमारी वेबसाइट पर इमेजेस कैसे ऐड और चेंज करनी है। इसलिए जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें यहाँ कुछ इमेजेस मिल सकती हैं। हमें यहाँ एक और इमेज मिल सकती है और फिर यहाँ एक और है। हम इन सभी इमेजेस को अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम इस इमेज को चेंज करना चाहते हैं। हमें सिर्फ इमेज एलिमेंट को चूज करने के लिए उस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ कॉन्टेक्स्ट टैब के अंदर हम इमेज देख सकते हैं जो भी डिस्प्लेड हुई है। और जब हम चूज इमेजेस पर क्लिक करते हैं तो हम या तो कोई दूसरी इमेज चूज कर सकते हैं जो फिलहाल हमारी मीडिया लाइब्रेरी में मौजूद है। ये सभी हमारे इमेजेस द्वारा चूज किए गए टेम्पलेट से इंपोर्ट की गई थी, या हम अपनी खुद की फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। इसलिए जब हम अपलोड फाइल्स पर क्लिक करते हैं तो आप इजीली अपनी इमेज ड्रैग कर सकते हैं और फिर इसे वेबसाइट पर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप फ्री इमेजेस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी कॉपीराइट फ्री इमेज ढूंढ सकते हैं जिसे हम ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब हम नेचर टाइप करते हैं तो नेचर से रिलेटेड सभी इमेजेस सामने आ जाएगी और हम इनमें से किसी एक को चूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ वेबसाइट्स की जरूरत है जहां से आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस ले सकते हैं तो आपको बस गूगल पर जाना है और लिखना है कॉपीराइट फ्री इमेजेस और फिर एंटर कर देना है। इस तरह आप कुछ फ्री वेबसाइट्स पा सकते हैं जैसे अनस्प्लैश, पिक्सबे, पेक्सेल्स और भी ऐसी ही। ये तीनों वेबसाइट्स बहुत अच्छी हैं और आपको इन वेबसाइट्स पर बहुत सारी कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिलेंगी। तो चलिए एलिमेंटोर पर वापस चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपने खुद के इमेजेस अपलोड करते हैं। तो चलिए अपलोड फाइल्स पर क्लिक करते हैं और फिर मैंने यही एक एग्जाम्पल इमेज अपलोड कर दी है। मैं इसे ड्रैग करके फील्ड में ड्रॉप कर दूंगा। जब एक बार ये अपलोड हो जाए तो मैं सेलेक्ट पर क्लिक कर सकता हूं और फिर इमेज मेरी वेबसाइट पर इंपोर्ट की जाएगी। जब हम इस इमेज एलिमेंट के स्टाइल टैब पर जाते हैं तो हम इमेज की चौड़ाई के लिए यहाँ स्लाइडर को बढ़ाकर इमेज का साइज बदल सकते हैं, या हम हाइट के लिए यही कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास ओपेसिटी भी है। अगर आप इसको थोड़ा और ज़्यादा ओपेसिटी बनाना चाहते हैं तो हम ओपेसिटी को बढ़ा और घटा सकते हैं। और फिर हमारे पास बॉर्डर रेडियस है। अगर आप यहाँ गोल एजेस चाहते हैं तो हम बॉर्डर रेडियस को बढ़ा सकते हैं और फिर इससे एजेस की रेडियस बढ़ जाएगी। हम यहाँ इमेजेस के पीछे शैडो भी ऐड कर सकते हैं। इसलिए जब हम बॉक्स शैडो पर जाते हैं और पेन आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो इससे एक शैडो ऐड हो जाती है और हम यहाँ अलग अलग वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। हम शैडो के ब्लर को भी बढ़ा घटा सकते हैं। हम इसे ज़्यादा हॉरिजॉन्टल, ज़्यादा वर्टिकल बना सकते हैं। बेसिकली हम इसे अपनी पसंद के मुताबिक बना सकते हैं, लेकिन अगर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कोई शैडो नहीं चाहिए तो हम बस बैक टू डिफॉल्ट पर क्लिक कर सकते हैं और फिर शैडो हटा दी जाएगी। तो अब आप जानते हैं कि कैसे चेंज करना है और अपनी वेबसाइट पर सभी इमेजेस को एडिट करना है। लेकिन आप अभी भी खुद से पूछ रहे होंगे कि यहाँ पेज के टॉप पर इस इमेज को कैसे चेंज किया जाएगा। ये असल में एक इमेज एलिमेंट नहीं है, ये इस कंटेनर का बैकग्राउंड है। हर एक कंटेनर के लिए हम एक बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसका बैकग्राउंड बहुत सफ़ेद है, फिर अगले कंटेनर में हल्के ग्रे रंग का बैकग्राउंड है, फिर यहाँ एक और सफ़ेद बैकग्राउंड है और फिर यहाँ इस कंटेनर के लिए हमारे पास ऐसा बैकग्राउंड एक इमेज भी है। तो हम अपने कंटेनर्स का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं? तो मान लीजिए कि हम इस कंटेनर का बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं। हमें बस 6 डॉट्स पर क्लिक करके इसे चूज करना है और फिर हम स्टाइल टैब पर जाएंगे। यहाँ हम वो इमेजेस देख सकते हैं जो अभी एज अ बैकग्राउंड सेट है। हम चूज इमेजेस पर क्लिक कर सकते हैं और फिर अपलोड फाइल्स पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ मैं बस एक इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा जिसे मैंने डाउनलोड किया है। इसके बाद सिलेक्ट पर क्लिक करें। अब हमारे पास इस कंटेनर के लिए एज अ बैकग्राउंड में नई इमेज है। ये इमेज पूरी तरह से पोजीशन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पोजीशन पर आ सकते हैं जो फिलहाल सेंटर पर सेट है। हम इसे टॉप सेंटर में चेंज कर सकते हैं और फिर ये इमेज की टॉप पर ज़्यादा पार्ट शो करेगा। हम इसे बॉटम सेंटर पर भी सेट कर सकते हैं और फिर ये बॉटम से ज़्यादा दिखाई देगा। इसलिए हम इसके साथ ऐसे प्ले करके देख सकते हैं कि सबसे अच्छा क्या दिख रहा है। मैं इसे वापस सेंटर पर सेट करने जा रहा हूँ और फिर यहाँ हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं। तो अटैचमेंट के अंदर आप इसे फिक्स में चेंज कर सकते हैं। ये एक ऐसा इफेक्ट है जहाँ पेज को नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इमेज उसी जगह पर रहेगी और सिर्फ एलिमेंटर ऊपर स्क्रॉल होंगे।
तो अगर आपको ये इफेक्ट पसंद है तो आप इसे यहाँ सेट कर सकते हैं। मैं इसे वापस स्क्रॉल पर सेट करने जा रहा हूँ। इसके बाद अगर आप डिस्प्ले साइज को कवर पर सेट करना चाहते हैं तो इमेज पूरे कंटेनर को कवर करती है। अब अगर हम बैकग्राउंड ओवरले पर जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारी बैकग्राउंड इमेज पर एक काला बैकग्राउंड ओवरले है और इस ओवरले की ओपेसिटी 0.2 पर सेट है। ये क्या करता है कि ये सिर्फ बैकग्राउंड इमेज को काला कर देता है, इसलिए हमारे पास एलिमेंट्स और बैकग्राउंड के बीच ज्यादा डिफरेंस होता है। इसलिए यहां सब कुछ पढ़ना और देखना बहुत आसान है। अगर आप इस इमेज को और भी गहरा बनाना चाहते हैं तो हम बस बैकग्राउंड ओवरले की ओपेसिटी को इस तरह बढ़ा सकते हैं और फिर बैकग्राउंड ज्यादा डार्क हो जाएगा। हम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ कलर को सफेद में चेंज कर सकते हैं और इससे बैकग्राउंड ब्राइट हो जाएगा। अगर आपके पास डार्क कलर के एलिमेंट्स हैं तो ये कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए सही होगा। इस तरह से हम ओपेसिटी को भी चेंज कर सकते हैं और इसे ब्राइटर बनाने के लिए हम इस स्लाइडर को इधर बढ़ा सकते हैं या फिर हम इसे और ज्यादा डार्क भी कर सकते हैं। अब मैं इसे दोबारा ब्लैक करने जा रहा हूं। ये मुझे पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए अब वापस चलते हैं बैकग्राउंड टैब पर और भी कुछ ऑप्शंस देखते हैं कि कैसे हम बैकग्राउंड को एडिट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम एज अ बैकग्राउंड एक सिंपल कलर ऐड करना चाहें तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें स्ट्रेच आइकॉन पर क्लिक करके इस बैकग्राउंड इमेज को डिलीट करना होगा। यहां हमें पहले से ही एक कलर मिला हुआ है, हम यहां कलर को चूज करके इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए हम कलर पर क्लिक करेंगे और फिर कोई ऐसा भी कलर चूज कर लेंगे जो भी हमें बैकग्राउंड के लिए पसंद हो। साथ ही हम यहां बैकग्राउंड टाइप को ग्रेडियंट में चेंज करके ग्रेडियंट को भी ऐड कर सकते हैं। अब हम दो कलर सेट कर सकते हैं। तो पहला कलर ये वाला है, चलिए इसे लाइट ग्रे पर सेट कर देते हैं। वहीं दूसरा कलर हम यहां सेट कर सकते हैं जिसे हम डार्क ग्रे पर सेट कर सकते हैं, जो हमें बैकग्राउंड के लिए एक अच्छा ग्रेडियंट देगा। साथ ही एक और बढ़िया चीज जो आप कर सकते हैं वो है बैकग्राउंड वीडियो को ऐड करना। तो हम बैकग्राउंड टाइप को वीडियो से चेंज कर सकते हैं और सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपना वीडियो YouTube पर अपलोड करें या जो पहले से मौजूद है उसका यूज करें और फिर इस फील्ड में वीडियो का लिंक पेस्ट कर दें। यहां मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक वीडियो पेस्ट की है जो कि मुझे YouTube पर मिली थी और फिर हम यहां वीडियो के शुरुआती टाइम को भी सेट कर सकते हैं। तो चलिए इसे 15 सेकंड पर स्टार्ट करते हैं और वहीं ये खत्म होगी 60 सेकंड पर। यह वीडियो एक लूप के तौर पर बैकग्राउंड में प्ले होगी। जब आप वीडियो का यूज करेंगे तो आप ये कंफर्म करना चाहेंगे कि अगर किसी वजह से वीडियो नहीं चलता है तो आप बैकग्राउंड फॉल बैक इमेज कैसे सेट करें। तो हम यहाँ चूज इमेज पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए इस वाले को दोबारा यूज करते हैं और फिर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब अगर कुछ पॉइंट पर वीडियो डिलीट हो जाती है या फिर ये प्ले नहीं होती है तो ये इमेज शो होने लगेगी। साथ ही हमारे पास यहाँ पर कुछ सेम ऑप्शंस भी है, जैसे हमारे पास इमेज के लिए बैकग्राउंड ओवरले है, हमारे पास ब्लैक ओवरले है। इसके अलावा हम बैकग्राउंड और एलिमेंट के बीच कंट्रास्ट को बढ़ाने के लिए ओपेसिटी को बढ़ा और घटा भी सकते हैं। तो अब हमने सीख लिया है कैसे हम हमारे पेज पर सभी एलिमेंट्स को चेंज और एडिट कर सकते हैं। अब अगले स्टेप में हमें सीखने की जरूरत है कि कैसे हर एलिमेंट्स के बीच स्पेसिंग को कंट्रोल किया जाता है और ऐसा करने के लिए हम अपनी वेबसाइट के अलग अलग पेजेस पर जाने वाले हैं। तो आइए हमने जो चेंज किए हैं उन्हें अपडेट पर क्लिक करके सेव कर लेते हैं और फिर एक नया टैब ओपन करें। अपनी वेबसाइट पर जाने के लिए अपना URL टाइप करें। इसके बाद अबाउट पेज पर जाएं। इस पेज को एडिट करने के लिए हमें हमारे पेज बिल्डर एलिमेंटोर को ओपन करने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हम एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक करेंगे और फिर दूसरे टैब्स को बंद कर देंगे। यहां कुछ तरीके हैं जिनसे आप एलिमेंट के बीच डिफरेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मार्जिन और पैडिंग है। तो आइए ये जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। अबाउट पेज पर आइए, इस कोड तक स्क्रॉल डाउन करते हैं और फिर इस कंटेनर की स्पेसिंग को देख सकते हैं। तो चलिए इसे सिलेक्ट करते हैं और फिर एडवांस टैब पर चलते हैं। यहां लेआउट के अंदर हम अपना मार्जिन और अपना पैडिंग वैल्यूज देख सकते हैं। इन वैल्यूज को बढ़ाकर हम अपने एलिमेंट के ऊपर राइट साइड पर, नीचे की तरफ लेफ्ट साइड पर पिक्सेल्स में स्पेस को ऐड कर सकते हैं। लेकिन मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस क्या है? मैंने यहाँ एक इमेज ओपन की है जो ये शो करती है कि डिफरेंस क्या है। तो यहां हमारे पास बीच में कंटेंट है
हमारे यहाँ बॉर्डर ब्लू कलर में और फिर हम देख सकते हैं कि पैडिंग बॉर्डर के अंदर स्पेस ऐड कर रही है और मार्जिन बॉर्डर के बाहर स्पेस जोड़ रही है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। फिलहाल हमारे पास इस कंटेनर के टॉप पर एज अ पैडिंग 50 पिक्सल्स हैं और फिर 50 पिक्सल्स नीचे हैं। अब जब हम ऊपर स्पेस को बढ़ाते हैं तो हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे बॉर्डर के अंदर इस कंटेनर के ऊपर जगह बढ़ाता जाता है। अब आइए देखते हैं कि अगर आप इसे मार्जिन के तौर पर ऐड करते हैं तो ये कैसा दिखाई देगा, जो कि बॉर्डर के बाहर मौजूद है। चलिए इसे 0 रखते हैं और फिर मार्जिन पर चलते हैं। सबसे पहले हम वैल्यूज को अनलिंक करेंगे ताकि हम इन्हें इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकें। इसके बाद हम मार्जिन के तौर पर टॉप पर पिक्सल्स ऐड करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बॉर्डर के बाहर का जो स्पेस है वो बढ़ता जा रहा है। चलिए अब अपनी ओरिजिनल वैल्यूज पर वापस चलते हैं और मार्जिन के लिए 0 लिखेंगे और फिर पैडिंग के लिए 50। हमारे पेज पर किसी भी एलिमेंट के लिए हम मार्जिन और पैडिंग का इस्तेमाल करके स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम इस कोड के लिए नीचे थोड़ा और स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, एडवांस पर जाएंगे। इसके बाद या तो हम बॉटम के लिए कुछ मार्जिन ऐड कर सकते हैं या फिर हम कुछ पैडिंग ऐड कर सकते हैं। इस केस में क्योंकि हम बॉर्डर नहीं देखना चाहते हैं, इसे वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम मार्जिन जोड़ते हैं या फिर पैडिंग। तो हम यहाँ पैडिंग वैल्यूज को बढ़ा सकते हैं, 20 से 50 कर देते हैं ताकि इस टेक्स्ट को नीचे थोड़ा ज्यादा स्पेस मिल सके। अब हम लेफ्ट और राइट साइड पर इस टेक्स्ट के स्पेस को थोड़ा घटाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पैडिंग वैल्यूज पर जाना होगा और लेफ्ट साइड के लिए हम इसे 80 पिक्सल से 30 पिक्सल्स तक घटा देंगे और राइट साइड में यही सेम चीज करेंगे और 80 से 30 पिक्सल्स कर देंगे। दूसरा तरीका बहुत ही सिंपल है जिससे हम एलिमेंट के बीच स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हम स्पेसर एलिमेंट को यूज करेंगे। तो मान लीजिए कि हम इस आइकॉन और इस टेक्स्ट के बीच कुछ स्पेस ऐड करना चाहते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ अपने एलिमेंट्स पर जाना है, फिर नीचे स्क्रॉल करना है और फिर इन दो एलिमेंट्स के बीच स्पेसर पर क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास स्लाइडर है जहां हम इन दो एलिमेंट्स के बीच स्पेस के तौर पर पिक्सल को ऐड या फिर डिलीट कर सकते हैं। यहाँ एक और तरीका है जिससे हम स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए ऊपर स्क्रॉल करते हैं और अबाउट पेज के सबसे ऊपर जाते हैं और फिर इस कंटेनर को सिलेक्ट करके हम यहाँ देख सकते हैं कि इस कंटेनर के अंदर की दूरी इस मिनिमम हाइट स्लाइडर से कंट्रोल की जाती है। इसलिए यहाँ हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि इस कंटेनर के अंदर हम कितना स्पेस देना चाहते हैं। हम वैल्यूज को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं और ये डिफाइन कर सकते हैं कि इस कंटेनर के पिक्सल्स की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो अब तक इस ट्यूटोरियल में हमने खास तौर से इस पर फोकस किया है कि कैसे एलिमेंट्स को एडिट करना है और कैसे उन एलिमेंट्स के बीच स्पेसिंग को कंट्रोल करना है। अब तक जो हमने कवर नहीं किया है वो है कि कैसे कंटेनर के अंदर लेआउट को कंट्रोल करना है। कुछ अलग लेआउट्स रखने के लिए चलिए एक नया टैब ओपन करते हैं और फिर URL टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। यह हमें हमारी वेबसाइट पर ले जाएगा और अब हम यहाँ कुछ इस तरह के लेआउट्स देख सकते हैं। यहाँ सबसे शानदार कंटेनर है जो कि 1 कॉलम कंटेनर है। यहाँ सेंटर में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। इसके बाद जो हम अपनी सर्विसेज के लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे और हम अलग अलग लेआउट्स देख सकते हैं। यहाँ हमारे पास 3 अलग अलग कॉलम्स हैं। जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास सेंटर में कुछ खास कंटेंट के साथ एक और कॉलम कंटेनर होगा। यहाँ हमारे पास लेफ्ट साइड में कुछ टेक्स्ट के साथ 2 कॉलम लेआउट है और साथ ही राइट साइड पर एक इमेज भी है। जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास सेंटर में कुछ और कंटेंट के साथ एक सिंपल कॉलम लेआउट होगा। अब हम सीखेंगे कि कैसे कंटेनर के साथ लेआउट को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा कि इस तरह के लेआउट को रिपीट करने की कोशिश करनी होगी जहां हमारे पास 3 अलग अलग कॉलम्स होंगे। तो ऐसा करने के लिए हम दूसरे टैब में वापस जाएंगे और यहां पर हम एक नया कंटेनर बनाएंगे। एक नया कंटेनर बनाने के लिए हम यहां प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे और फिर प्लस आइकॉन पर क्लिक कर देंगे। यह एलिमेंटर हमें कुछ डिफॉल्ट लेआउट देता है जिनसे हम शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन हम शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं तो मैं बस इसे ही चूज करूंगा। और अब इस कंटेनर के कंटेंट को 3 कॉलम में स्ट्रक्चर करने के लिए हमें 3 और कंटेनर्स की जरूरत है। तो इन्हें पाने के लिए हमें अपने एलिमेंट्स की तरफ जाना होगा और फिर लेआउट के अंदर हम सिर्फ दूसरे कंटेनर में ड्रैग करने वाले हैं। अब हमारे पास कंटेनर के अंदर कंटेनर है। इस कंटेनर के साइज को कम करने के लिए आइए इसे बॉर्डर से ड्रैग करके
मान लें कि इसे 28% कर दें। हमें इस कंटेनर की 2 जगह और ज़रूरत है, इसलिए हम इसे राइट क्लिक करके कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। फिर कॉपी पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद बड़े कंटेनर में राइट क्लिक करें और फिर यहाँ पेस्ट कर दें। इस तरह दोबारा भी यही काम करें, पेस्ट करें। अब हम देख सकते हैं कि कंटेनर एक दूसरे के नीचे है, एक दूसरे के बराबर में नहीं है। इन्हें एक दूसरे के बराबर में रखने और 3 कॉलम बनाने के लिए हमें इस मेन कंटेनर की डायरेक्शन चेंज करनी होगी। तो चलिए इसे सेलेक्ट करते हैं और फिर लेआउट डायरेक्शन के अंदर हम इसे वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में चेंज करना चाहेंगे। अब हम देख सकते हैं कि ये तीनों कंटेनर एक दूसरे के बराबर में हैं। इसके बाद हम इन कंटेनर्स को पेज के सेंटर में रखना चाहेंगे। तो चलिए लेआउट पर आते हैं और फिर जस्टिफाई कंटेंट के अंदर हम सेंटर पर क्लिक करना पसंद करेंगे। तो अब हमारे वो लेआउट हैं जिसकी हम तलाश कर रहे थे। अब हम अपने कॉलम में एलिमेंट जोड़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए यहाँ एलिमेंट्स पर चलते हैं और एक इमेज को ड्रैग करके शुरू करते हैं। साथ ही एक हेडिंग भी ऐड करते हैं और फिर हेडिंग के नीचे एक टेक्स्ट एडिटर भी जोड़ लेते हैं। इसके अलावा आप कुछ और कंटेंट भी ऐड कर लेते हैं। तो इसके लिए इमेज एलिमेंट को चूज करें और फिर चूज इमेज पर क्लिक करें। मैं यहीं इसे चूज करूंगा और फिर सेलेक्ट पर क्लिक कर दूंगा। आइए अब हेडिंग टेक्स्ट को बदलकर मान लें कि प्रोडक्ट 1 ऐड कर दें और फिर इस टेक्स्ट को वैसे ही छोड़ देंगे जैसा कि ये है। अब अपने एलिमेंट्स को स्टाइल करते वक्त कुछ टाइम बचाने के लिए आप एक ऐसे एलिमेंट की तलाश कर सकते हैं जिसमें पहले से ही वो स्टाइल हो जिसे आप ढूंढ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लें कि हम चाहते हैं कि हेडिंग स्टाइल में हो, तो हम बस एलिमेंट पर राइट क्लिक कर सकते हैं और फिर कॉपी पर क्लिक करें। इसके बाद न्यू एलिमेंट पर जाएं, राइट क्लिक करें और फिर पेस्ट स्टाइल पर क्लिक कर दें। अब हम इस टेक्स्ट के साथ भी यही सेम चीज कर सकते हैं। तो चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं, स्टाइल की कॉपी करें और फिर यहाँ वापस जाएं और पेस्ट स्टाइल पर क्लिक करते हैं। अब हम दूसरे 2 कॉलम्स के लिए भी यही सेम चीज चाहते हैं, लेकिन हमें वही सेम चीज दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम बस इस कॉलम को कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस कॉलम पर राइट क्लिक करते हैं और फिर डिलीट कर दें। इसी तरह तीसरे कॉलम के लिए भी यही काम करें। अब हम इस कॉलम पर राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद कॉपी पर क्लिक करेंगे और फिर इस कंटेनर में राइट क्लिक कर देंगे और पेस्ट पर क्लिक करें और फिर एक बार और पेस्ट करें। तो ये हमें वो अच्छा 3 कॉलम वाला लेआउट देता है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। अब हम आगे बढ़कर कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम दूसरे कॉलम के लिए दूसरी इमेज चूज कर सकते हैं और फिर तीसरे कॉलम के लिए हम दूसरी इमेज भी चूज कर सकते हैं। अब जाहिर है कि हम यहाँ टेक्स्ट को भी बदल सकते हैं। अब हमारे नए डिजाइन को कंप्लीट करने के लिए मैं इस कंटेनर के ऊपर और नीचे कुछ स्पेस भी ऐड करूंगा और ये हम पहले से जानते हैं कि ये कैसे करना है। तो हम बस इस कंटेनर पर क्लिक कर सकते हैं और फिर एडवांस टैब पर जा सकते हैं। इसके बाद मैं कुछ पैडिंग ऐड करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं वैल्यूज को अनलिंक करने वाला हूं और फिर मैं कंटेनर के टॉप पर 50 पिक्सल्स ऐड करूंगा, साथ ही 50 पिक्सल्स नीचे ऐड करूंगा। तो हमारे यहाँ नीचे और यहाँ ऊपर भी कुछ स्पेस है। इसलिए शुरुआत से अपना खुद का लेआउट बनाने में टेम्पलेट का यूज करने के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हमें एकदम शुरुआत से सब कुछ करना पड़ता है। हमें अलाइनमेंट, स्पेस सब कुछ मैनेज करना होता है। तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप हमारे पास मौजूद टेम्पलेट से प्री मेड लेआउट कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक लेआउट टेम्पलेट इंपोर्ट करने के लिए हमें बस ऊपर स्क्रॉल करना है और फिर एक बार प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है। अब क्योंकि हमने स्टार्टर टेम्पलेट प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है, तो हमें ये एस आइकॉन दिखाई देगा। आइए इस पर क्लिक करते हैं और फिर पेज से ब्लॉक पर स्विच करते हैं। यहाँ हम सभी तरह के अलग अलग लेआउट्स ले सकते हैं जिनसे हम शुरुआत कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए इसे चूज करें और फिर इंपोर्ट ब्लॉक पर क्लिक करते हैं। अब हमारे पास इस प्लस होल्डर कंटेंट के साथ एक नया कंटेनर है जिसे हम हर एलिमेंट पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। साथ ही हम अपने पेज पर जहां भी चाहें वहां इस कंटेनर को पोजीशन भी दे सकते हैं। तो इसके लिए हम 6 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, उसे पकड़ेंगे और इस पोजीशन में ड्रैग करेंगे जहां हम इसे रखना चाहते हैं। तो चलिए इसे यहीं रख देते हैं। एक और चीज जो आप कर सकते हैं और ये आपका बहुत टाइम बचा सकती है, वो है हमारे पास मौजूद दूसरे टेम्पलेट से पूरे पेज या पेज के कुछ पार्ट्स को इंपोर्ट करना। इसलिए यहाँ प्लस आइकॉन पर वापस चलते हैं और फिर एस पर क्लिक करें। अब यहाँ पेजेस टैब में हमारे पास उन सभी वेबसाइट्स टेम्पलेट तक का एक्सेस है जो हम इस ट्यूटोरियल की शुरुआत में पहले ही देख चुके हैं।
हमने ये तय कर लिया है कि हमें अपनी वेबसाइट किस टेम्पलेट से शुरू करनी है। हमने लॉफ्ट नेचर टेम्पलेट को यूज किया है, लेकिन अभी हम किसी दूसरे टेम्पलेट के किसी भी पार्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं जो भी हमारे पास मौजूद है। एग्जाम्पल के लिए चलिए इस वेबसाइट के टेम्पलेट पर चलते हैं। यहाँ हमारे पास 3 अलग अलग पेजेस अवेलेबल हैं। तो यहाँ अबाउट पेज का एक स्पेसिफिक पार्ट इंपोर्ट करना चाहेंगे। इसके लिए होम पेज पर क्लिक करते हैं और फिर इंपोर्ट टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम देख सकते हैं कि पूरे टेम्पलेट को हमारे पेज पर इंपोर्ट कर दिया गया है। अब हमें सिर्फ इस पेज का एक खास पार्ट ही चाहिए, तो हर चीज को डिलीट कर सकते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ये पार्ट यहाँ है, हम एक्स पर क्लिक करेंगे और फिर शायद हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। साथ ही इससे भी हमने सिर्फ पेज को इस स्पेसिफिक डिजाइन के लिए इंपोर्ट किया है, तो हम इसे ही रखेंगे और बाकी सभी चीजों को डिलीट कर देंगे। अब हम अपना खुद का टेम्पलेट भी बना सकते हैं। तो हम इस डिजाइन को मल्टीपल ओकेशन के लिए वेबसाइट पर यूज करना चाहते हैं। हम सिंपली इसका एक टेम्पलेट बना सकते हैं और फिर से अपनी वेबसाइट पर जहां चाहें वहां इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम राइट क्लिक कर सकते हैं और फिर सेव एज अ टेम्पलेट पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हम टेम्पलेट को एक नाम देंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। अब आइए एक्स पर क्लिक करें। अब अगर हम डिजाइन को होम पेज पर भी यूज करना चाहते हैं तो हम अपनी वेबसाइट पर जा सकते हैं और फिर पेज बिल्डर को ओपन करने के लिए एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम इसे यहीं रखना चाहते हैं, तो हम प्लस आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फोल्डर पर क्लिक करेंगे और फिर माई टेम्पलेट्स पर जा सकते हैं। यहां पर हम वो टेम्पलेट्स देख सकते हैं जिन्हें हमने सेव किया था। हम इंसर्ट फिर अप्लाई पर क्लिक करेंगे और अब हम इस डिजाइन को यहीं होम पेज पर देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि हमारी वेबसाइट पर डिफॉल्ट कलर ऑफ फॉन्ट को कैसे चेंज करना है। तो ये सभी हेडिंग्स, टेक्स्ट, बटन के लिए डिफॉल्ट कलर होंगे। इसके लिए अभी यहीं होम पेज पर ठहरें और दूसरा टैब बटन बंद कर दें और फिर हमें वर्डप्रेस लेवल पर इन डिफॉल्ट सेटिंग्स को चेंज करना होगा। तो चलिए अपनी वेबसाइट को सर्च बार में टाइप करके ओपन करें। यहाँ हम नीचे लेफ्ट साइड प्रीव्यू आइकॉन पर भी जा सकते हैं और इससे हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ ऊपर बार में कस्टमाइज पर क्लिक करें और फिर ग्लोबल पर क्लिक करें और यहाँ हम सभी डिफॉल्ट सेटिंग चेंज कर सकते हैं। चलिए टिपोग्राफी से शुरू करते हैं। यहाँ पर हम कुछ प्रीसेट्स पा सकते हैं जिन्हें हम सिर्फ उस पर क्लिक करके ट्राई कर सकते हैं और तुरंत अपनी वेबसाइट पर हुए चेंजमेंट को देख सकते हैं। तो चलिए हम मोन्सेराट और सोर्स सेंस प्रो को ट्राई करते हैं और देखेंगे कि ये कैसा नजर आ रहा है। इसके अलावा हम फॉन्ट्स को अपनी पसंद के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हम इस पेन आइकॉन पर क्लिक करके बॉडी फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं और फिर कोई भी फॉन्ट देख सकते हैं जो हमें पसंद हो। तो मान लीजिए कि हम रोबोट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं इसे यहाँ लिखूंगा और फिर उस पर क्लिक कर दूंगा। इससे फॉन्ट चेंज हो जाएगा। इसके अलावा हम फॉन्ट वेट भी चेंज कर सकते हैं और फिर हम हेडिंग फॉन्ट के लिए भी यही सेम चीज कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम इसका यूज करना चाहते हैं, यानी मोन्सेराट का। इस टाइप करें, इस पर क्लिक करें और ये हमारे पास पहले से ही है क्योंकि ये इस प्रीसेट में था। इस तरह आप कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हैं और ये आपकी पूरी वेबसाइट पर चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहें तो हेडिंग के लिए फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, तो भी H1 से H6 तक। लेकिन मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा क्योंकि आप अपनी वेबसाइट पर ज्यादा फॉन्ट नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि इससे ये अनप्रोफेशनल दिखाई देगी। साथ ही इससे लोडिंग स्पीड भी बढ़ जाती है जो बिल्कुल अच्छी नहीं है। चलिए अब एक नजर कलर पर भी डाल लेते हैं। इसके लिए बैकअप स्क्रॉल करें और एक स्टेप पीछे जाएं और फिर कलर्स पर क्लिक करें। अब यहां हम अपने कलर्स के लिए कुछ अलग प्रीसेट्स भी देख सकते हैं और फिलहाल हम स्टाइल 1 प्रीसेट पर हैं, लेकिन हम स्टाइल 2 पर भी क्लिक कर सकते हैं और फिर यहाँ राइट साइड में चेंजमेंट को लाइव देख सकते हैं। यहाँ हम स्टाइल 1 पर भी वापस जा सकते हैं जो कि ओरिजिनल है। हम एक्सेंट कलर, अपने लिंक कलर, अपनी हेडिंग कलर और भी चीज़ों के लिए इंडिविजुअल कलर को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप सिर्फ हेडिंग्स को ब्लैक कलर में चेंज करना चाहते हैं तो हमें हेडिंग पर जाना होगा और फिर कलर पर क्लिक करना होगा। इसके बाद कलर को ब्लैक कलर में चेंज करना होगा और फिर हम यही पेज पर चेंजमेंट होते हुए देख सकते हैं। हम बॉडी टेक्स्ट के लिए भी यही काम कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसे डार्क ग्रे कलर में चेंज कर सकते हैं। इस तरह हम अपना खुद का कलर पैलेट बना सकते हैं। यहाँ नीचे हम साइड बैकग्राउंड और कंटेंट बैकग्राउंड के लिए डिफॉल्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं।
अब हम अपने बटन्स के लिए डिफ़ॉल्ट स्टाइल सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। इसलिए जब हम एक स्टेप पीछे जाते हैं और फिर बटन पर जाते हैं, तो हमें यहाँ कुछ प्रीसेट्स मिलते हैं। हम बटन के स्टाइल से जुड़ी हर चीज़ को चेंज कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, फॉन्ट, पैडिंग, बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर रेडियस। फिर हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में किए गए किसी भी बदलाव को सेव करने के लिए हम पब्लिश पर क्लिक करेंगे। अब आइए इस टैब को क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ हम एलिमेंटोर के अंदर वापस आ गए हैं। हमने जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चेंजमेंट की है उन्हें देखने के लिए हम सबसे पहले नीचे अपडेट पर क्लिक करके चेंजेस को सेव करना चाहते हैं। जब एक बार पूरा हो जाए तो फिर हम पेज को रीलोड कर सकते हैं और फिर हमें चेंजेस को देखने के लिए एबल होना चाहिए, इसलिए हमने टाइटल का कलर बदलकर इसे ब्लैक कर दिया है, जिसे हम यहाँ देख सकते हैं। अब हम ये भी कंफर्म करना चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट छोटे स्क्रीन साइज जैसे टैबलेट और खास तौर से मोबाइल फ़ोन के लिए पूरी तरह से ऑप्टिमाइज है। आजकल ज़्यादातर लोग अपने मोबाइल फ़ोन पर वेबसाइट देख रहे हैं और हमें ये कंफर्म करने की ज़रूरत है कि सब कुछ सही तरीके से शो हो। इसलिए देखने के लिए कि हमारी वेबसाइट मोबाइल फ़ोन पर कैसी दिखती है, हम यहाँ आएंगे और रिस्पॉन्सिव मोड पर क्लिक कर देंगे और फिर हम इस बार को यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि अभी हम डेस्कटॉप व्यू पर हैं और हम टैबलेट व्यू पर स्विच कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट टैबलेट पर कैसी दिखेगी। अब हम सिर्फ हर पेज को देखना चाहते हैं ताकि हम ये देख सकें कि क्या कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है, कोई साइज एडजस्टमेंट, कोई स्पेस एडजस्टमेंट। अब चूंकि हम एक ऐसे टेम्पलेट का यूज़ कर रहे हैं जो पहले से ही मोबाइल स्क्रीन साइज के लिए ऑप्टिमाइज था, इसलिए हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आइए मोबाइल पोर्ट्रेट पर क्लिक करके ये भी देखें कि हमारी वेबसाइट मोबाइल फ़ोन पर कैसी नजर आएगी। यहाँ हम तुरंत देख सकते हैं कि वर्डप्रेस का टेक्स्ट स्क्रीन साइज के लिए बहुत बड़ा है, तो ये कुछ ऐसा है कि जिसे हमें चेंज करने की ज़रूरत है। इसलिए टेक्स्ट का साइज कम करने के लिए हमें बस टेक्स्ट एलिमेंट पर क्लिक करना होगा, फिर स्टाइल पर जाना होगा और टोपोग्राफी सेटिंग को ओपन करना होगा और फिर यहाँ साइज के बारे में हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक मोबाइल आइकॉन है। इसका मतलब है कि हम इस टेक्स्ट एलिमेंट का साइज चेंज कर सकते हैं, वो भी किसी दूसरी साइज को इफेक्ट किए बिना। तो आइए इस टेक्स्ट का साइज कम करें ताकि ये स्क्रीन पर फिट हो सके। अब हमारे पास मोबाइल वर्जन पर 62 पिक्सल्स हैं। जब हम टैबलेट व्यू पर वापस जाते हैं और टोपोग्राफी सेटिंग को ओपन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ साइज अभी भी 98 है और जब हम डेस्कटॉप व्यू पर वापस जाएंगे उसके बाद टोपोग्राफी पर जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि ये 106 पिक्सल्स हैं। अब आइए मोबाइल व्यू पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये बटन वाकई बहुत बड़ा है, तो आइए इसे सेलेक्ट करें और जाएं स्टाइल सेटिंग और फिर टोपोग्राफी पर। यहाँ हम मोबाइल आइकॉन को भी देख सकते हैं। हम जानते हैं कि हम इसे दूसरे स्क्रीन साइज से इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकते हैं, तो आइए इस टेक्स्ट का साइज थोड़ा कम करते हैं ताकि हमारे पास बटन थोड़ा छोटा हो। हम ये भी कर सकते हैं कि पेज के अलग अलग पार्ट्स को या एलिमेंट्स को कुछ स्क्रीन साइजेस के लिए हाइड कर सकते हैं। तो मान लें कि हम इस कंटेनर को छोटे स्क्रीन साइज पर दिखाना नहीं चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ चूज कर सकते हैं और फिर एडवांस टैब पर जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और फिर रिस्पॉन्सिव सेटिंग ओपन करेंगे। यहाँ हम इस पार्ट को डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल वर्जन से ईजिली हाइड कर सकते हैं। तो चलिए इस ऑप्शन को एक्टिवेट करके इसे मोबाइल के लिए हाइड कर दें। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ग्रेड आउट हो चुका है, जिसका मतलब है कि जब कोई मोबाइल फ़ोन पर हमारी वेबसाइट पर जाएगा तो ये दिखाई नहीं देगा। अब अपडेट पर क्लिक करके अपने चेंजेस को सेव करें और फिर डेस्कटॉप व्यू पर वापस जाएं और रिस्पॉन्सिव मोड को क्लोज कर दें। अब हम आगे सीखेंगे कि अपने कॉन्टैक्ट पेज पर कॉन्टैक्ट फॉर्म को कैसे एडिट करना है। तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट पर जाएंगे, उसके बाद कॉन्टैक्ट पेज पर जाएंगे और फिर एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक करेंगे। यहाँ इस कॉन्टैक्ट पेज पर हम कॉन्टैक्ट फॉर्म को पा सकते हैं, इसलिए जब भी कोई हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहेगा तो वो इस फॉर्म को भर सकता है और सेंड मैसेज पर क्लिक कर सकता है। उसके बाद हमें उसका ईमेल, नाम और मैसेज के साथ एक मिल जाएगा और इस तरह से हम उसके साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं। लेकिन हम इस फॉर्म को एडिट कैसे करें? जब हम इस फॉर्म एलिमेंट पर क्लिक करते हैं तब हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ लेफ्ट साइड पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये सिर्फ WP Forms ID 9 दिखाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि ये फॉर्म WP Forms नाम की प्लगइन का यूज करके डाला गया था। इसलिए इस फॉर्म में चेंजेस करने के लिए हमें वर्डप्रेस डैशबोर्ड में WP Forms सेटिंग पर जाना होगा। तो आइए एक नया टैब ओपन करते हैं और अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर चलते हैं।
और फिर WP फॉर्म्स पर जाएं। आइए पहले इन सभी नोटिफिकेशंस को क्लोज करें और फिर यहाँ राइट साइड पर सेम शॉर्ट कोड के साथ हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म को देख सकते हैं जो कि WP फॉर्म्स IT9 है। कुछ चेंजेस करने के लिए हम सिर्फ फॉर्म ओपन कर सकते हैं और यहाँ हम अपने फॉर्म का ओवरव्यू देख सकते हैं और फिलहाल यहाँ नाम, ईमेल एड्रेस और एक मैसेज मांगा जा रहा है। मान लीजिए कि हम इस फॉर्म में कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम अपने फॉर्म में एक मल्टीपल चॉइस फील्ड को ड्रैग करेंगे और फिर इस फील्ड में चेंजेस करने के लिए हम बस उस पर क्लिक करेंगे। इससे फील्ड ऑप्शन ओपन हो जाएगा और फिर यहाँ हम चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम पूछेंगे आप किस तरह की सर्विस में दिलचस्पी रखते हैं और फिर हम कुछ चॉइसेस भी दे सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये वेबसाइट डिज़ाइन होगा और फिर दूसरी चॉइस हो सकती है ईमेल मार्केटिंग। इसके बाद मान लीजिए कि आप पेड एडवर्टाइजिंग भी ऑफर करते हैं। अगर आप इस फील्ड को बहुत ज़रूरी बनाना चाहते हैं तो हम बस नीचे स्क्रॉल करेंगे और इस स्विच को यहाँ फ्लिप पर कर देंगे। अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड से पीछे छुड़ाना चाहते हैं तो आप बस उस पर होवर कर सकते हैं और फिर ट्रैश आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगा और सेव पर क्लिक कर दूंगा। तो आइए अब अपने फॉर्म को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये काम करता है। इसके लिए एक नया टैब ओपन करें और हमारी वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद कॉन्टैक्ट पेज पर जाएं और फिर नीचे स्क्रॉल करें और इस फील्ड को फिल करें। तो मैं यहाँ अपना नाम, अपना ईमेल लिखूंगा और फिर इनमें से एक ऑप्शन चूज करूंगा और फिर एक रैंडम मैसेज टाइप करूंगा। इसके बाद सेंड मैसेज पर क्लिक करें और फिर यहाँ हम एक कंफर्मेशन मैसेज को देख सकते हैं जिसमें लिखा है हमसे कांटेक्ट करने के लिए शुक्रिया, हम जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे। हम इस मैसेज को WP फॉर्म्स प्लगइन पर वापस जाकर सेटिंग और फिर कंफर्मेशन पर जाकर एडिट कर सकते हैं। साथ ही हम यहाँ कंफर्मेशन मैसेज को भी एडिट कर सकते हैं। लेकिन अब ये देखने के लिए कि क्या ये कॉन्टैक्ट फॉर्म काम करता है, आइए अपना ईमेल इनबॉक्स ओपन करते हैं और फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक नया ईमेल है जिसमें न्यू एंट्री कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखा हुआ है। तो आइए इसे ओपन करते हैं। हम यहाँ अपनी सभी इन्फॉर्मेशन जिन्हें हमने एंटर किया था उन्हें देख सकते हैं, जैसे नाम, ईमेल एड्रेस, सवाल और मैसेज भी। अब अगर आप एक पर्सन को रिप्लाई देना चाहते हैं तो हम रिप्लाई पर क्लिक कर सकते हैं और फिर ये हमारे ईमेल को ले लेगा जिसे हमने एज अ रेसिपिएंट एंटर किया था। तो डिफॉल्ट रूप से ये कॉन्टैक्ट फॉर्म एंट्रीज आपके वर्डप्रेस एडमिन ईमेल पर सेंड की जाएगी, लेकिन अगर आप दूसरा ईमेल चाहते हैं जिस पर इसे सेंड किया जाएगा तो आप उसे WP फॉर्म सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए उन पर वापस चलते हैं और फिर सेटिंग के अंदर हम नोटिफिकेशन पर जा सकते हैं। यहाँ सेंड टू ईमेल एड्रेस के अंदर आप इसे अपनी पसंद के किसी भी ईमेल एड्रेस में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद सेव पर क्लिक करें और फिर इन सभी टैब्स को क्लोज कर दें। अब आइए आगे जानते हैं कि अपनी वेबसाइट पर एक नया पेज कैसे ऐड करें। ऐसा करने के लिए हमें अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर वापस जाना होगा और फिर पेज पर जाना होगा और ऐड न्यू पेज पर क्लिक करना होगा। मैं इस पेज का नाम प्रोजेक्ट्स रखूंगा और फिर पब्लिश पर क्लिक कर दूंगा और दोबारा भी पब्लिश करें। अब हमारी नई वेबसाइट बन गई है। इसमें चेंजेस करने के लिए हम एडिट विद एलिमेंट टॉप पर क्लिक कर सकते हैं। इससे नए और खाली पेज के लिए पेज बिल्डर ओपन हो जाएगा। अब इस नए पेज पर कंटेंट ऐड करने के लिए हमारे पास कुछ अलग ऑप्शंस मौजूद हैं। हम या तो इस पर क्लिक कर सकते हैं और इस तरह हम अलग अलग पेज टेम्पलेट्स ले सकते हैं और इन्हें इंपोर्ट भी कर सकते हैं। हमने ये पहले ही देख लिया है कि ये कैसे करना है। या फिर हम कुछ स्पेसिफिक ब्लॉक्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं जिन्हें हम यहाँ इस पेज के स्पेसिफिक पार्ट्स के लिए देख सकते हैं। लेकिन अपनी पूरी वेबसाइट पर सेम स्टाइल बनाए रखने के लिए मैं यहाँ जो करूँगा वो इस वेबसाइट के दूसरे पेजेस से स्पेसिफिक पार्ट्स को इस नए पेज पर कॉपी करना होगा। तो हम यहाँ एक नया टैब ओपन कर सकते हैं और फिर हमारी वेबसाइट्स पर जा सकते हैं। मान लीजिए कि हम अबाउट पेज पर जाना चाहते हैं, साथ ही एक नए टैब में सर्विस पेज भी ओपन करना चाहते हैं। अब आइए इन दोनों पेजेस के लिए पेज बिल्डर ओपन करते हैं। इस नए पेज के लिए मैं इस पूरे टॉप कंटेनर की कॉपी बनाऊंगा ताकि हम इस तरह से सेम स्टाइल बनाए रखें। इसके लिए हम बस कंटेनर पर राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद कॉपी पर क्लिक करें और फिर एक नए पेज पर वापस जाएं, राइट क्लिक करें और फिर पेस्ट कर दें। यहां से हम कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए चलिए इस टेक्स्ट एलिमेंट पर क्लिक करते हैं और फिर टेक्स्ट को प्रोजेक्ट में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बैकग्राउंड इमेज को भी बदल सकता हूं। इसके लिए कंटेनर का सिलेक्शन करें
स्टाइल पर जाएं और फिर इमेज को चेंज कर दें। मैं कॉपीराइट फ्री इमेज को यूज करने वाला हूं जो मुझे ऑनलाइन मिली थी, तो मैं अपलोड फाइल पर जाऊंगा। इसके बाद अपनी इमेज को इमेज फाइल में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें और फिर सेलेक्ट पर क्लिक करें। हम इस पेज के दूसरे पार्ट्स के लिए भी सेम यही काम कर सकते हैं। इसके लिए हम अबाउट पेज पर जाएंगे। मान लीजिए कि हम इस लेआउट को यहाँ कॉपी करना चाहते हैं। दोबारा हम राइट क्लिक करेंगे और कॉपी कर देंगे और फिर इस नए पेज पर वापस जाएंगे। यहाँ नीचे राइट क्लिक करें और पेस्ट कर दें और हमने अभी इस लेआउट को इंपोर्ट किया है। अब चेंजेस को सेव करें, इस नए पेज का प्रीव्यू करें। यहाँ हम इस पेज पर न्यू कंटेंट को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि हेडर ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इसे चेंज करने के लिए हमें एडिट पेज पर क्लिक करना होगा और फिर एक्स्ट्रा सेटिंग पर जाना होगा। यहाँ नीचे स्क्रॉल करें और एडवांस सेटिंग पर क्लिक कर दें और फिर ट्रांसपेरेंट हेडर के अंदर हम एनेबल्ड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद विंडो को क्लोज कर दें और अपडेट पर क्लिक करें। अब व्यू पेज पर क्लिक करके दोबारा इस पेज का प्रीव्यू करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर ये ट्रांसपेरेंट हेडर है। लेकिन एक और बात है जो हमने नोटिस की, वो ये है कि ये नया पेज प्रोजेक्ट्स यहाँ पर नेविगेशन बार में नहीं है। तो जानते हैं हम इस नए पेज को नेविगेशन बार में कैसे ऐड करें। ऐसा करने के लिए हमें वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर वापस जाना होगा। तो हम यहीं अपनी वेबसाइट के नाम पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे ये हमें डैशबोर्ड पर वापस ले जाएगा। अब यहाँ अपीयरेंस पर जाएं और मेन्यूज पर क्लिक करें। फिर नया पेज ऐड करने के लिए हम यहीं प्रोजेक्ट्स का सिलेक्शन करेंगे और ऐड टू मेन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब नया पेज प्रोजेक्ट्स मेन्यू का पार्ट है। हम इसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम इसे अबाउट और सर्विसेज के बीच रखना चाहते हैं, इसलिए हम इसे यहां तक ड्रैग कर सकते हैं और फिर सेव मेन्यू पर क्लिक कर दें। अब ये देखने के लिए कि ये क्या काम करता है, आइए एक नया टैब ओपन करें और हमारी वेबसाइट पर चलें। यहां हम देख सकते हैं कि नया पेज अब नेविगेशन मेन्यू का एक हिस्सा है। हम इस नए पेज पर पहले से मौजूद मेन्यू आइटम को एज अ सब मेन्यू भी ऐड कर सकते हैं। इसलिए जब हम डैशबोर्ड पर वापस जाते हैं और फिर मेन मेन्यू पर जाते हैं, तो हम इस पेज को दूसरे पेज के नीचे रख सकते हैं। हो सकता है सर्विसेज पेज इस तरह हो और अब ये एक सब आइटम है। तो अब हम सेव मेन्यू पर क्लिक करते हैं और अपने पेज पर वापस जाते हैं और इसे रीलोड करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि अब प्रोजेक्ट्स पेज सर्विसेज आइटम का एक सब मेन्यू है। अगर आप इनमें से किसी भी लिंक का मेन्यू हटाना चाहते हैं, तो हम मेन्यू सेटिंग पर वापस जाकर ऐसा भी कर सकते हैं। मान लें कि हम इस होम लिंक को रिमूव करना चाहते हैं, तो हम ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और फिर रिमूव पर क्लिक कर देंगे। अब हम सेव मेन्यू पर क्लिक कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पर वापस जा सकते हैं और पेज को रीलोड कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि होम लिंक हटा दिया गया है। तो अब हम जानते हैं कि इस मेन मेन्यू को कैसे एडिट किया जाता है। लेकिन आइए ये भी सीख लें कि पूरे हेडर को कैसे एडिट किया जाता है, जैसे लोगो कैसे चेंज करें, इस एक्शन बटन को कैसे एडिट करें, लेआउट के आसपास कैसे चेंज करें, साथ ही डिजाइन और कलर को कैसे चेंज करें। अपना लोगो बदलने के लिए हमें कस्टमाइज पर जाना होगा और फिर हेडर बिल्डर ओपन करें। इसके बाद साइट टाइटल और लोगो पर क्लिक करें और फिर हम यहाँ चेंज लोगो पर क्लिक कर सकते हैं। एक नया अपलोड करने के लिए हम अपलोड फाइल्स पर क्लिक करेंगे। अब मैं अपने लोगो को ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूं। इसके लिए सिलेक्ट पर क्लिक करें। यहाँ हमारे पास अपना लोगो क्रॉप करने का भी ऑप्शन दिया गया है। अब क्योंकि जो मैंने अपलोड किया है वो पहले से ही क्रॉप हो चुका है, इसलिए मैं स्किप क्रॉपिंग पर क्लिक करूंगा। अब हम यहाँ ऊपर एक नया लोगो देख सकते हैं। मैं इस लोगो को थोड़ा छोटा करना चाहता हूं ताकि मैं यहाँ नीचे स्क्रॉल कर सकूं। लोगो की विड्थ पर मैं यहाँ पिक्सल को घटाकर 50 करने वाला हूं। अब एक और जगह जहां हम अपना लोगो दिखाना चाहते हैं वो यही ब्राउजर के टॉप पर है। इसे ही साइट आइकॉन कहा जाता है। इसलिए साइट आइकॉन को चेंज करने के लिए हम बस यहां नीचे स्क्रॉल करना चाहते हैं और फिर साइट आइकॉन सेलेक्ट पर क्लिक करें और फिर यहां मैं अपने लोगो को एक स्क्वायर वर्जन में भी अपलोड कर सकता हूं। सेलेक्ट पर क्लिक करें और स्किप क्रॉपिंग पर क्लिक कर दें। अब यहां हम ब्राउजर के टॉप पर अपनी साइट का आइकॉन देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि हम यहां इस एक्शन बटन को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो चलिए एक स्टेप पीछे चलते हैं और हेडर बिल्डर को एक बार फिर से ओपन करें। यह हमें वो सभी एलिमेंट्स दिखाएगा जो फिलहाल हमारे हेडर के नीचे है।
इसलिए बटन को एडिट करने के लिए हम उस पर क्लिक कर सकते हैं और फिर यहाँ राइट साइड चेंजेस कर सकते हैं। अभी सिर्फ ये इस तरह के नंबर शो कर रहा है। जब लोग इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये अपने आप इस नंबर पर कॉल कर देगा। एक और चीज जो हम कर सकते हैं वो है टेक्स्ट को कॉन्टैक्ट में चेंज करना, और फिर हम कॉन्टैक्ट टाइप करके लोगों को सीधे कॉन्टैक्ट पेज पर भेज सकते हैं। इस बटन के स्टाइल को बदलने के लिए हम सिर्फ डिजाइन पर जा सकते हैं और यहां हम सभी कलर्स चेंज कर सकते हैं। इसलिए टेक्स्ट कलर के लिए हम अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी रंग ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आइए इसे ब्लैक कर देते हैं और फिर यहाँ हमारे पास होवर कलर भी है, इसलिए हम इसे ग्रे बना सकते हैं। साथ ही हम बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो आइए इसे व्हाइट बनाते हैं और ओपेसिटी बढ़ाते हैं और फिर होवर कलर के लिए हम सिर्फ व्हाइट कलर का यूज करेंगे। अब अपने मेन मेन्यू का कलर चेंज करने के लिए हम एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। फिर हेडर टाइप के अंदर ट्रांसपेरेंट हेडर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद डिजाइन पर जाएं और फिर यहां नीचे मेन्यू कलर के अंदर हम टेक्स्ट के कलर को अपनी पसंद के किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं। मैं अभी इसे सफेद रखूंगा, लेकिन हो सकता है कि हम होवर कलर को येलो कलर में चेंज कर दें। इसलिए जब भी हमारे पास कोई एक्टिव पेज ओपन होता है तो लिंक येलो दिखाई देता है, और जब हम दूसरे लिंक पर होवर करते हैं तो वो भी येलो कलर में चेंज हो जाते हैं। अब अगर आप हमारे हेडर का लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो हम हेडर बिल्डर में भी ऐसा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोगों को हेडर के सेंटर में रखना चाहते हैं तो हम लोगों को यहां नीचे सेंटर में ड्रैग करेंगे और फिर मेन्यू को लेफ्ट साइड ड्रैग करेंगे। अब हमारे पास सेंटर में लोगो है और लेफ्ट साइड में मेन्यू है और यहीं राइट साइड एक एक्शन बटन है। मुझे ये पहले की तरह सही लग रहा है तो मैं यहां मेन्यू को राइट साइड और फिर लोगो को लेफ्ट साइड वापस ले जाऊंगा। इसके बाद अपने चेंजेस को सेव करने के लिए हम पब्लिश पर क्लिक कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि अपने हेडर को कैसे कस्टमाइज करना है। इसके बाद हम ये सीखना चाहते हैं कि अपने फुटर को कैसे कस्टमाइज किया जाता है, जिसे अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो वो ठीक नीचे होता है। अपने फुटर को एडिट करने के लिए हमें एक स्टेप पीछे जाना होगा और फिर एक और स्टेप पीछे जाना है और फिर हम यहाँ फुटर बिल्डर पर क्लिक करेंगे और ये ठीक हेडर बिल्डर की तरह काम करता है। इसलिए हम इस पोजीशन को चेंज करने के लिए कंटेंट को ड्रैग कर सकते हैं। साथ ही हम फुटर कंटेंट में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो आइए यहाँ लिखे टेक्स्ट से शुरुआत करते हैं। हम कॉपीराइट एलिमेंट पर क्लिक कर सकते हैं और फिर इस टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे और यहाँ हम अपना कॉपीराइट नोटिस लिख सकते हैं। कॉपीराइट के चारों तरफ ब्रैकेट्स लगाने पर यह कॉपीराइट आइकॉन हमेशा दिखाई देगा और करंट ईयर के चारों ओर ब्रैकेट्स लगाने से हमेशा करंट ईयर दिखाई देगा। अब लास्ट में हम अपना बिजनेस नेम ऐड कर सकते हैं। अब हम इस लोगो को भी चेंज करना चाहते हैं, इसलिए हम बस इस एलिमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद लोगो और पेन आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं। यहां हम रिप्लेस पर क्लिक कर सकते हैं और फिर अपलोड फाइल्स पर क्लिक करेंगे। अब सिंपली उस लोगो को अपलोड कर सकते हैं जिसे हम ऐड करना या फिर चेंज करना चाहते हैं। लेकिन अभी भी लोगो थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसे छोटा करने के लिए हम यहां इस पर क्लिक करेंगे और फिर पेन आइकॉन पर फिर से क्लिक करेंगे। अब साइज के अंदर हम इसे मीडियम से कस्टम साइज में चेंज कर देंगे। अब मैं इसे 50 टाइम्स 50 पिक्सल्स बनाऊंगा और फिर अपडेट पर क्लिक कर दूंगा। अब हमारे पास फुटर मेन्यू के लिए हमारे पास लेआउट, अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए कुछ अलग ऑप्शंस भी हैं और फिर हम अलग अलग स्क्रीन साइजेस के लिए पूरे फुटर मेन्यू को भी डिसेबल कर सकते हैं। ये देखने के लिए कि पूरा फुटर अलग अलग डिवाइसेस पर कैसा दिखता है, हम उन्हें यहाँ नीचे बदल सकते हैं ताकि हम टैबलेट व्यू पर स्विच कर सकें और फिर ये देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें टैबलेट पर फुटर कैसा दिख रहा है, या हम मोबाइल व्यू पर भी स्विच कर सकते हैं और मोबाइल वर्जन को देख सकते हैं। अब अपने चेंजेस को सेव करने के लिए पब्लिश पर क्लिक करें और फिर कस्टमाइजर को क्लोज करते हैं। अब आखिरी चीज जो हम करना चाहते हैं वो है अपने डैशबोर्ड पर वापस जाना, फिर प्लग इन पर जाना और लाइट स्पेस कैश प्लग इन इनको एक्टिवेट करना, क्योंकि इससे हमारी वेबसाइट फास्ट हो जाएगी। इसके अलावा हम अपने सभी प्लगइन्स के लिए एनेबल ऑटो अपडेट भी क्लिक करना चाहते हैं, इसलिए हमें हर बार प्लगइन को मैन्युअली अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करें और इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मेरी वर्डप्रेस ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट को आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा कि कैसे अलग अलग तरह की वेबसाइट को बिल्कुल शुरुआत से बनाया जाता है, वो भी वर्डप्रेस यूज करके। देखने के लिए शुक्रिया।